तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और कल के जो क्लास थी उसके बारे में हम स्टार्ट करने से पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में और हमारे इल्म में बरकत अता फरमाए। और विल बी स्टार्ट के कल के लेक्चर जो हमने दिया था उसका थोड़ा सा रिव्यू कर लें। अगर पार्टिसिपेंट में से या सामने जो लोग हैं इनमें से कोई डिस्कस करना चाहे, कोई इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Anybody is interested to explain the previous lecture? You want to explain? Okay, sure. बोलें आप। मतलब यही बताना जो कल हमने आपने बताया था कि V1 है और V2 है। V1 जैसे पंजाब, और पहले जब V2 नहीं आया था तब वो मतलब पंजाब में था, सिंध में था, फेडरल में था और KPK में था, राइट। लेकिन अब V2 जब से आया है तो अभी उस पर सिर्फ पंजाब और फेडरल ट्रांसफ़र हो गया है। और V2 में हमारे पास मतलब हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज़ ये आ गई हैं कि हम और अच्छे से काम कर सकते हैं। और इसमें इंसान जो है मतलब इंसानों का दखल कम है और ज़्यादा ऑटो काम ज़्यादा है इसमें, राइट। तो इसमें यह है कि मतलब काम सिर्फ उसके बेस पे है जिसने मेहनत किया, जिसकी चीज़ सही है। तो बस यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग? इट्स ओके। ऑडियंस में के अलावा जो ऑनलाइन है कोई एक्सप्लेन करना चाह रहा है? अदरवाइज मैं प्रीवियस लेक्चर जो है 5 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ, देन वी विल बी स्टार्ट कि हमने आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में चलते हैं। कल हमने पेपरा से रिलेटेड कुछ चीज़ें इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पेपरा क्या चीज़ है और किन लोग जो है कौन से लोग जो है पेपरा में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। और फिर मैंने बताया था कि इसमें जो V1 है उसके मुकाबले में V2 में एक नई चीज़ ऐड हुई है, UNSPSC कोड्स, जो कि स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। एक HS कोड है, एक UNSPSC कोड्स हैं। UNSP कोड्स जो हैं बेसिकली जो हैं ये प्रोडक्ट की प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड हैं। HS कोड जो हैं जिसमें अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न करते हैं तो उसमें यूज़ होते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर मैंने बताया था कि इसके 8 डिजिट्स हैं और उस कोड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये पहले 2 डिजिट्स हैं वो सेगमेंट को शो करते हैं, सेकंड जो 2 हैं वो फैमिली, थर्ड 2 से जो डिजिट्स हैं वो क्लास को एंड देन कमोडिटी को। यानी कि अगर हमने एक डिजिट्स लिखा था 14111507 तो 14 इज सेगमेंट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि ये जो है ऑफिस इक्विपमेंट को शो कर है। उसमें फैमिली कौन सी आ रही है? ऑफिस सप्लाईज आ रही है। देन हमने कहा कि उसी क्लास कौन सी है? ऑफिस सप्लाईज तो है, इन ऑफिस में बेतहाशा चीज़ें, लेकिन इसमें ये सब पेपर प्रोडक्ट और पेपर्स प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या चीज़ है? उसमें ये फोटोकॉपियर पेपर या प्रिंटिंग पेपर्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं। मीन कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमें UNSPSC कोड्स ये हमें उनके बारे में, उनकी क्लास के बारे में बताती है। इंटरनेशनल कोडिंग सिस्टम है, इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने बिड की 3 फॉर्म थी, यानी कि लीस्ट कॉस्ट बेस, इनके LCB, QCB और QBS 3 हमने मेथड पढ़े थे जो हम टेंडर में या कोटेशन में इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। अगर आपको पता ना होता तो बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में नॉलेज ना हो तो फिर आपको पार्टिसिपेट करते हुए मुश्किल हो सकती थी। तो मैंने पहले बताया था लीस्ट कॉस्ट बेस, यानी कि अगर आप टेक्निकली क्वालिफाई कर रहे हैं तो टेक्निकली क्वालिफाई करने के बाद जो भी आपने प्रोडक्ट, यानी कि हम जैसे टेंडर करते हैं और मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए, यानी कि लाइक मुझे माउस चाहिए या कंप्यूटर चाहिए, माउस या कंप्यूटर चाहिए मुझे, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे कंप्यूटर में कौन सा चाहिए, डेल चाहिए, HP चाहिए, एसर चाहिए, लेनोवो चाहिए, कोई सा भी मैं, तो जो मुझे कौन सा चाहिए मैं ब्रांड को स्पेसिफाइड टेंडर में नहीं कर सकता एज पर पेपरा रूल्स। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डेल, HP और इक्विवेलेंट लिखूंगा। अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख रहे हैं और आप उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो LCBB में ये आता है कि जिसके रेट करेंगे आप ये टेक्निकली क्वालिफाई हो गए, टेक्निकली क्वालिफाई होने के बाद जिसके रेट कम से कम हैं
तो डेफिनेटली अगर HP और डेल के मुकाबले में देखें तो एसर या लेनोवो के रेट थोड़े से कम, डेफिनेटली कम होंगे। तो वो जो लोग विन कर जाते हैं, मीन कि जब LCB लिखा जाए तो हम लीस्ट रेट के ऊपर आते हैं। सेकंड जो है हमने यूज़ किया था QCBS, यानी कि हमने कहा क्वालिटी एंड कॉस्ट बेसिस। जब हमने टेंडर में अगर ये वर्ड लिखा हो कि क्वालिटी एंड कॉस्ट बेसिस, अगर आपने इसी तरह मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ, कंप्यूटर की डेल हो गया, एसर हो गया, डेल HP एसर लेनोवो, मीन के अब हमने इनकी लिखा, लेकिन टेंडर में वही चीज़ लिखी, साथ मैंने लिखा कि इक्वलेंट, मैंने कि HP चाहिए, डेल चाहिए और इक्वलेंट लिखा है। इक्वलेंट में कोई एसर भी कोड कर सकता है, कोई लेनोवो भी, क्योंकि हमने इक्वलेंट भी मांगे हैं, साथ स्पेसिफिकेशन भी मांगी है। फिर मैंने क्या लिख दिया कि मुझे क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस। तो डेफिनेटली जब क्वालिटी और कॉस्ट बेस की तरफ आएगा तो डेफिनेटली जो भी आपके जेहन में आता है, कौन सी प्रोडक्ट साइज में आती है आप ये बेहतर जानते हैं। अब क्वालिटी के साथ कॉस्ट की, यानी कि हमने क्वालिटी को भी देखा और कॉस्ट को भी देखा, यानी कि जब आपने टेंडर में अप्लाई किया तो उस वक्त जो है हमने चीज़ों को देखा कि जब यू आर क्वालिफाई या टेक्निकली क्वालिफाई, देन आप जो है क्वालिटी के ऊपर भी गए और कॉस्ट की तरफ, यानी कि आप लीस्ट रेट को नहीं देखा आपने। हो सकता है कि मैंने एक साहब ने लेनोवो कोड किया, इन्होंने एसर कोड किया, मैंने डेल किया, इन्होंने HP किया, मीन के डिफरेंट रेट कोड किए, बट मेरी डिमांड क्या थी, मैंने, क्योंकि मैं बाउंड था एज पर पेपरा रूल कि मैं उसको कोट ना करूं, कि एक ब्रांड स्पेसिफाई हो जाता है, मीन के ऐसा लगता है कि मैंने जो है इस ब्रांड को स्पेसिफाई कर दिया, इसके अलावा कोई लोग उसमें आ नहीं सकते। तो ब्रांड के साथ क्वालिटी को भी एक्स कर दिया। तो अब मेरी मर्जी नहीं है, जो टेक्निकल कमेटी है, PA भी यूज़ करते हैं, प्रिक्योरिंग एजेंसी या PC परचेज प्रिक्योरिंग कमेटी भी कहते हैं। अभी हम एब्रीवेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट में तो वो चीज़ें आएंगी। ये जब भी मैं प्रिक्योरिंग एजेंसी की बात करूँगा, यानी कि जिसने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं या जिसको चीज़ें चाहिए, जो ख़रीदना चाह रहा है, जैसे मैं प्रिक्योरिंग एजेंसी में हूँ, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो आप लोग रेट कोड करोगे, तो मैं जब भी वर्ड यूज़ करूँगा प्रिक्योरिंग एजेंसी का, इट्स मीन नॉट अ वेंडर, ऐसा प्रिक्योरिंग साइड वाले लोग होंगे। थर्ड, मैंने क्वालिटी बेस्ड सिलेक्शन कर दिया। अब क्वालिटी बेस्ड कर दिया, मैंने फेवरेट आइटम लिखे, डेल HP इक्विवेलेंट। अब मैंने लिख दिया कि क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा, प्राइस कम ज़्यादा तो कुछ भी हो सकते हैं, बट वी कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी बेस्ड, कि आप मुझे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। तो अब जो है वेंडर के जेन में क्या चीज़ें आ गई, क्वालिटी आ गई। अब कौन सी क्वालिटी प्रोडक्ट है आप लोग बेहतर जानते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, बट यू नो बेटर कि कौन सी प्रोडक्ट आपके सामने आई। अब आपने क्या किया है, पहले हमने पढ़ा लीस्ट कॉस्ट बेस, यानी कि हमने कहा सबसे पहले ये कहा लीस्ट कॉस्ट बेस। लीस्ट कॉस्ट बेस में क्या आ गया कि आपने प्रोडक्ट को कोट कर दिया, लेकिन जिसके रेट सबसे कम उस प्रोडक्ट में आए उसको टेंडर अवार्ड हो गया। सेकंड मैंने क्या पढ़ा, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस। इसमें आपने क्या देखना है, इसमें जब आ गया कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट जिसके प्राइस कम होंगे। सेकंड में मैं क्या कहता हूं, मैं क्वालिटी को भी देखूंगा और कॉस्ट को भी। सपोज मेरा बजट कितना है, सपोज मेरा बजट 1 करोड़ का बजट है, और मेरा बजट मैं किसको देख रहा हूं, कॉस्ट को भी देख रहा हूं, मुझे क्वालिटी भी चाहिए। हो सकता है किसी ने ABC प्रोडक्ट कोड की, किसी ने PQR कोड किया, मैंने किसी ने A प्रोडक्ट, किसी ने B प्रोडक्ट, किसी ने C प्रोडक्ट कोड की। अब मैंने ये देखना है कि मैं रेट की तरफ भी नहीं, रेट को भी देख रहा हूं कि मेरा बजट कितना है। उस बजट को देखते हुए मुझे उसमें कौन सी बेहतर चीज प्रोडक्ट मिलती है, यानी कि A की भी वही चीज है, B भी प्रोडक्ट सेम है, C भी, यानी कि मैंने कहा कि मुझे HP भी मिल रहा है, मुझे डेल भी मिल रहा है, मुझे एसर भी मिल रहा है, मुझे लेनोवो भी मिल रहा है। मैं उन बजट में देखते हुए मेरा बजट किस उसके उसमें आ रहा है, मुझे एक प्रोडक्ट के मुकाबले में दूसरी प्रोडक्ट जो है किस रेट के ऊपर मिली है, तो किस पे चला गया, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस। देन थर्ड मैंने क्या कहा, क्वालिटी बेस। अब क्वालिटी बेस आ गया। अब वेंडर के जेन में क्या आया
कि ये प्राइस को नहीं चेक करेंगे, ये किसको चेक करेंगे, ये क्वालिटी को चेक करेंगे। अब क्वालिटी को प्रोडक्ट को जब करेंगे तो डेफिनेटली आप प्रोडक्ट ए जो है वो चाइना का नंबर 1 कोड करेंगे, चाइना का नंबर 2 कोड नहीं करेंगे। ऐसे ही है ना, उसकी फर्स्ट कॉपी कोड करेंगे। कोई भी ब्रांड चाहिए, कोई सपोज ए बी सी प्रोडक्ट है, आप क्या करेंगे, जेन्युइन कोड करेंगे या फर्स्ट कॉपी को कोड करेंगे, सेकंड थर्ड कॉपी को कोड नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट कौन सी चल रही है, क्वालिटी बेस के ऊपर चल रही है। तो ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था और एचएस कोड के बारे में थे। नाउ विल बी डूइंग, अब हम आ रहे हैं अपने टेंडरिंग की तरफ आ रहे हैं या अकाउंट ओपन की तरफ आ रहे हैं। पहले कुछ एब्रीवेशन हम यूज कर लेते हैं। पेपरा क्या चीज है? पेपरा जो है मैंने उर्दू में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिख दिया है, क्योंकि कुछ दोस्त जो हैं वो इंग्लिश में, कुछ हमारे जो लास्ट बैच के थे उनको इंग्लिश में इतना समझ नहीं आता, मैंने लिख दिया सरकारी इदारा जो पब्लिक प्रिक्योरमेंट की कवानीन बनाता है, रूल रेगुलेट करता है और अपने और उन पर अमल करने की निगरानी करता है। मीन के पेपरा क्या चीज़ है? पेपरा जो है वो रूल्स बना रहा है। अब हम जब ई पैड पढ़ेंगे, ई पैड में पेपरा का वर्ड यूज होगा। क्या है वो? रूल्स का, जैसे ही पेपरा का जिक्र आएगा कि रूल बनाता है, उनकी निगरानी करता है। कौन कर रहा है? पेपरा कर रहा है। अब ई पैड क्या है? वो सिस्टम है, रूल्स को जो है उन रूल्स के मुताबिक उस सिस्टम को चलाना है। क्या करना है? उस सिस्टम को चलाना है। तो हमने क्या कहा सबसे पहले? पेपरा। पेपरा क्या है? वो सरकारी इदारा जो कि प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड अपने रूल्स बनाता है और उन पे अमल दरामद करता है। सेकंड मैंने क्या पढ़ा? ई पैड। ई पैड क्या चीज है? इलेक्ट्रॉनिक पाकिस्तान एक्विजिशन एंड डिस्पोजल सिस्टम। यानी कि जो V1 जब हम पढ़ेंगे तो V1 में डिस्पोजल का जिक्र तो है, लेकिन डिस्पोजल का उसमें कॉलम ही नहीं, वो साइड ही नहीं है। V2 में आके डिस्पोजल आया है, V1 में डिस्पोजल नहीं है, क्योंकि हमने कहा V1 के मुकाबले में V2 ज्यादा एडवांस है। थर्ड हमने कहा पी प्रिक्योरिंग एंटिटी या प्रिक्योरिंग एजेंसी। जैसे कोई भी मिनिस्ट्री, कोई इदारा, कोई ऑटोनमस बॉडी अपनी चीजें खरीदना चाह रहे हैं, जब भी मैं प्रिक्योरिंग एजेंसी का नाम लूंगा, इसका मतलब है कि खरीदार, जो खरीदने वाला मौजूद है, जिसको आप वेंडर हैं, आपने चीजें अपनी सेल करनी है। क्या करना है? अपनी चीजें सेल करनी है। तो प्रिक्योरिंग एजेंसी या प्रिक्योरिंग एंटिटी का जब भी जिक्र आएगा, इसका मतलब है खरीदने वाला, उससे मुराद आप लोग नहीं हैं। फिर आया बिड एवोल्यूशन कमेटी। अब जब भी अगर बिड एवोल्यूशन कमेटी क्या है? जिस वक्त टेंडर अपलोड होता है, अपलोड होने के बाद आपने टेंडर को सबमिट कराते हो। टेंडर को जब सबमिट कराते हो, कोई कमेटी उसको एवोल्यूट करती है, उसको डॉक्यूमेंट्स को देखती है कि हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए थी, क्या क्या चाहिए। उस कमेटी का नाम जो है बिड बीसी, बिड एवोल्यूशन कमेटी हो गया। देन टेक्निकल एवोल्यूशन, बिड एवोल्यूशन एजेंसी की होती है ना, ये सारे प्रिक्योरिंग, ये जो सारे हैं ये प्रिक्योरिंग एजेंसी के हैं। अच्छा, उससे ऊपर जो है वो सिस्टम है पेपरा का, और नीचे जो है वो उसके ऊपर वो अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो इनकी वेबसाइट है, वो एक ऐप है, ये जो भी कह सकते हैं। जी जी। और बाकी जो सारा है वो प्योरिंग एजेंसी के नीचे जो है ना। अभी मैं ये कर रहा हूँ, आप इसको लिखते जाए, क्योंकि ये सारे वर्ड अभी यूज होने हैं जब हम अकाउंट ओपन करेंगे। यही सिस्टम चल रहा है। ये सिस्टम, यानी कि जब मैं कहूँगा कि बी सी क्या चीज़ है, अब आप बंदा ये लैंग्वेज है। अब आपको लैंग्वेज का समझ आना जरूरी है। जब तक लैंग्वेज का समझ नहीं आएगा तो मेरा कल क्वेश्चन था, लेकिन ये कि आज आपने ये किया। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर क्वेश्चन कर लेते, कुछ चीज़ें हमारी नेक्स्ट में आ रही हैं, तो लिहाजा हम चीज़ों को स्टेप वाइज लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ सकें। BOQ का जब मैं जिक्र करूँ, बिल ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जब भी टेंडर आता है, टेंडर के साथ एक लिस्ट ऑफ आइटम आ गई। टेक्निकल एवोल्यूशन कमेटी, अब टेक्निकल एवोल्यूशन कमेटी जिस वक्त हम टेंडर को अपलोड करते हैं तो हमारे टेंडर दो किस्म के होते हैं, एक सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप है, दूसरा सिंगल स्टेज टू एनवेलप है। सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप में बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बिड एवोल्यूशन कमेटी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है कि उसके मुताबिक जो है वो अपनी चीज़ों को
असाइन करना शुरू कर देती है। टेक्निकल कमेटी का काम क्या है? टेक्निकल कमेटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मैं जो है इसमें एज ए प्रिक्योरिंग परचेज ऑफिस में बैठा हूँ, मेरी फील्ड जो है वो फील्ड नहीं है, हम किसको भेजेंगे? किसको भेजेंगे? अपनी आईटी डिपार्टमेंट को भेजेंगे। आईटी डिपार्टमेंट उन तमाम जितने वेंडर्स ने चीज़ें कोट की हैं, आपने चीज़ें कोट की होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें कोट की हैं, कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन की चीज़ें कोट की हैं, उसकी मेमोरी कार्ड कितना है, उसकी मदरबोर्ड कितना कैसा है। मीन कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कोई और भी आइटम हो सकती हैं। आप उनको टेक्निकल कमेटी उनको उसके मुताबिक एवेल्युएट करती है, वो जो काम करती है ये टेक्निकल काम होता है। ऐसी कमेटी का नाम टेक्निकल एवेल्यूशन कमेटी, जो सिर्फ टेक्निकल पर्पस का जायजा लेती है। क्या लिखा है? टेक्निकल, वो कमेटी जो टेक्निकल चीजों का जायजा लेती है। BOQ आ गया, बिल ऑफ क्वांटिटी। बिल ऑफ क्वांटिटी क्या है? या जो है रिक्वायर्ड आइटम और उनकी क्वांटिटी की तफसील लिस्ट। जब भी कोई टेंडर आता है उसमें आपसे सर्विसेज से रिलेटेड होगा कि ये काम मुझे कराने हैं। आप एसी का काम करते हो, मैंने सर्विस की सर्विस एसी की सर्विस भी करानी है, इसके पार्ट भी यूज़ करना है, इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया, इसकी गैस ख़राब हो गई, एक लिस्ट आ गई। अगर आप स्टेशनरी की तरफ आते हो, उसमें आपको स्टेशनरी आइटम भी चाहिए, प्रिंटिंग आइटम भी चाहिए, आपको मिस्टीरियस आइटम भी चाहिए, एक लिस्ट ऑफ आइटम है। जैसे ही मैं BOQ का जिक्र करूंगा उसका मतलब क्या है? लिस्ट ऑफ आइटम। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम, यानी कि जब मैंने जिक्र किया टेंडर में कि ये BOQ है, ये BOQ आपने फिल करनी है। अब आपको ज़हन में क्या आएगा? BOQ क्या चीज़ है? लिस्ट ऑफ आइटम, के आइटम की वो लिस्ट जो कि टेंडर में गिवन है, आपने इसको भरना है। कौन कौन से आइटम में आप कोट कर रहे हो? बाज़ को लिखा होता है कि हम लॉट वाइज देंगे, और बाज़ को लिखा होता है कि हम आइटम वाइज देंगे। लॉट वाइज देंगे इसका मतलब है कि जिस उस टेंडर में या उस RFQ में या पेटी कैश में जितने आइटम हैं आपको सबके रेट कोट करना होंगे, क्योंकि वो पूरी लॉट के ऊपर देगा कि एक से अगर आपने 100 आइटम हैं, 2 आइटम छोड़ दिए, इसका मतलब है आपकी मेहनत सारी ज़ाया जाएगी, क्योंकि वो 2 आइटम नहीं है, उसने पूरी लॉट को असाइन करना है। क्लियर हो गया? जब हम कहेंगे कि BOQ भी गिवन है और हमें आइटम वाइज चाहिए, अगर 100 आइटम है, 100 में से आप समझते हैं कि मैं 10 आइटम में पार्टिसिपेट कर सकता हूं, तो आप किस में करोगे? 10 आइटम में पार्टिसिपेट, आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। अगर लॉट है तो उसमें पूरी लॉट लिखना पड़ेगी। तो मैं जब जिक्र करूंगा कि ये लॉट पर है या ये आइटम वाइज पे, तो अब आपको समझ आएगा BOQ में आइटम वाइज क्या है और लॉट क्या चीज है। क्लियर हो गया? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, प्रपोजल के प्रपोजल आती है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो हैं असल में प्रोक्योरिंग एजेंसी से रिलेटेड बैठे हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, तो हमने इस सारी चीज़ों को एडअप किया हुआ है कि वेंडर को भी कवर करें और प्रोक्योरिंग एजेंसी को भी कवर करें। तो प्रपोजल कैसे आती है? सपोज डिपार्टमेंट A स्टोर कहता है मेरी जो है वो स्टेशनरी या फलां आइटम ख़त्म हो गया है, या कोई एक डिपार्टमेंट करता है कि मेरे मेरी ऑफिस का या मेरे जो क्लासरूम है उसका फर्नीचर ख़राब हो गया है, मुझे फर्नीचर रिप्लेस करके दिया जाए। एक प्रपोजल गई, प्रपोजल के बाद उसकी क्या मैंने एक क्राइटेरिया बताया था, फ्लो बताया कि प्रपोजल गई, उसकी एक्सेप्टेंस हुई, फिर उसकी अप्रूवल के बाद आपने टेंडर को अपलोड किया। जब चीज़ें टेंडर अपलोड होते इसका मतलब है कि बजट अवेलेबल है। यही कहा था ना कि हम अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं। आप मार्केट में दुकान में बैठ के सेल कर रहे हैं, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार से या एक बंदा आया कि यार मुझे इस तरह करो कि 10 माउस या 10 जो है कॉपियां, 10 रजिस्टर जो है मुझे उधार दे दो। अब वो उधार तो दे देता है, पैसे मैं आपको दे दूंगा, इसके बदले चीज़ दे दूंगा, 10 महीने गुजर कर नहीं दे रहा। लेकिन जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आप भी यहाँ भी उधार दे रहे हो, लेकिन यहाँ आप सेफ हो, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल को नहीं दे रहे, एक शख्स को नहीं दे रहे, आप एक इदारे को दे रहे हो। बंदा चला जाएगा, मर जाएगा, प्रमोशन हो जाएगी, कहीं भी होगा, रिटायर हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। क्लियर हो गया? रिक्वेस्ट फॉर बिड, बिड की रिक्वेस्ट भी सेम इस तरह होती है। EOI
एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे सर्विसेज आ गई, मुझे कैंटीन को हायर करना है, मुझे सिक्योरिटी सर्विसेज को हायर करना है, मुझे जेनेटोरियल सर्विसेज को हायर करना है, मीन के हमने कहा कि सर्विस सेक्टर आ गया, तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये ईओआई। क्या यूज करेंगे? टेंडर में ईओआई का जब जिक्र आएगा कि मुझे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कि इजहार दिलचस्पी, इसका मतलब क्या है? इजहार दिलचस्पी। इंटरेस्टेड फर्म कैन इनिशिएट द इंटरेस्ट क्वालिफिकेशन हासिल करके प्रोसेस करते हैं कि कौन कौन उस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है। आप कोई सपोज सर्विसेज सेक्टर है, वो कहता है मैं जेनेटोरियल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। लोग काम आजकल के थर्ड पार्टी जो है वो हायरिंग हो रही है। सफाई का काम क्या किया, बजाय लोगों हायर करने के लिए एक फर्म को ठेका दे दिया कि आप जो है ना इतने लोग आप एक रखें 10 रखें, मुझे ये चीज़ साफ सुथरी चाहिए, दिन में 10 दफ़ा यहाँ की सफाई होनी चाहिए, वॉशरूम साफ़ होने चाहिए, पानी की जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, क्यारी में पानी डाला होना चाहिए। मीन के मुझे हर वही चीज़ साफ़ चाहिए, कितने बंदे आप लेके आएंगे, कितना करेंगे, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लें। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विस क्या है? किसी इदारे में सिक्योरिटी गार्ड हो गए, सिक्योरिटी उसका क्या काम है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आ गए। आपने कैंटीन हायर पे की, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गए। तो ईओआई का मकसद ये है। क्लियर हो गया? ओसीबी, ओपन कंपटीशन बिड, टेंडर आया, उसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या करेगा? हर कोई पार्टिसिपेट करेगा कि ओपन है हर एक के लिए। फिर हम क्या करते हैं? एलसीबी, लिमिटेड, के सिर्फ वो कंपनीज आए जो कि स्पेसिफिक एरिया में, जो स्पेसिफिक फील्ड में तजर्बा रखती हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे अपने एसी की सर्विसेज करानी है, अगर मैं जनरल ऑर्डर सप्लायर को करूंगा तो क्या वो काम कर सकेगा? उसके लिए टेक्नीशियन ही अप्लाई करेंगे। तो मैं ये कहूँ, बाज़ जगह ऐसा होता है कि अगर यहाँ ना लिखा जाए लिमिटेड कम्पिटिटिव बिड, आप क्या करते हैं कि कुछ जनरल ऑर्डर सप्लायर किसी से रेट लेके फलां जगह पे मुझे काम मिल रहा है, क्या तो आप काम कर दोगे, उनसे रेट तय कर लेते हैं और फिर वो बिड करने के बाद से कहते हैं आप वहाँ जाके काम कर दो। ऐसा ही है ना, वो सब लेट हो जाता है। तो अब हमने क्या कहा, डायरेक्ट जो है इसमें टेक्नीशियन आ जाए, रेलेवेंट लोग आ जाएं। तो हमने क्या कहा, लिमिटेड कम्पिटिटिव बिड। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? देन एनसीबी, नेशनल कम्पिटिटिव। अब हमने क्या, मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड सप्लायर के दरमियान मुकाबले की बिडिंग, एनसीबी, नेशनल कम्पिटिशन की, सिर्फ हमारे बाहर इंटरनेशनल लोग ना आए। देखिए, मुल्क के लोग हों पहले, यानी कि अब ऐसी बिडिंग भी है जो इंटरनेशनल बिडिंग भी होती है। हमने कहा नेशनल लोग होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इन क्राइटेरिया को फॉलो किया। फिक्स बजट सिलेक्शन, हम ये कहते हैं हमारे पास बजट है, हम इतना काम पे काम कराएंगे। कंसल्टेंसी सिलेक्शन, जहाँ पे बजट पहले से फिक्स हो जाता है कि आपकी सर्विसेज जो है मैं लूँगा, हर महीने इतने अदा करूँगा। क्या हो गया? बात फिक्स हो गई। आप काम हो ना हो बट वो आपको पे करेंगे। क्लियर हो गया? कंसल्टेंसी क्वालिफिकेशन में कि जो अगर लॉयर को हायर करना है, किसी और सर्विसेज को हायर करना है, तो वो सर्विसेज से रिलेटेड ये इस तरह की चीज़ हो गई। CQS कंसल्टेंसी क्वालिफिकेशन, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। कुछ लोग आप नॉन कंसल्टेंसी, आप नॉन कंसल्टेंसी में आएंगे, आप नॉन कंसल्टेंसी सर्विस में आएंगे। कंसल्टेंट का मतलब है जो कि लॉयर हो गए, कानून, जैसे मैं लीगल सर्विस हायर कर रहा हूँ, मैं ऑडिट फर्म को हायर करूँ, ऑडिट के लिए हायर कर रहा हूँ, तो वो किस में आ गए? वो कंसल्टेंट में आ गए। आप नॉन कंसल्टेंट में होंगे। क्लियर हो गए? टर्म और रेफरेंस के कंसल्टेंसी असाइनमेंट किस तरह की कौन चीज़ें होंगी, उसमें क्या ऑब्जेक्ट होंगी, चीज़ें उसमें ये मौजूद होती है, ये वर्ड यूज़ होगा इसमें। सिंगल सोर्स सिलेक्शन कौन सा? नहीं टी वाली तरफ आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आगे सिंगल सोर्स सिलेक्शन या सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप। अभी मैंने बताया कि टेंडर की दो किस्में होती हैं, सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप, सिंगल स्टेज टू एनवेलप। सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप एक डॉक्यूमेंट है, उसी के अंदर आपने रेट भी लिख दिए, उसके अंदर अपनी प्रोफाइल भी डाल दी है, उसके अंदर अर्नेस्टमेंट भी डाल दीजिए, आपका सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप है। सिंगल स्टेज टू एनवेलप क्या होता है? आपने फाइनेंशियल जिसके अंदर रेट लिखे होते हैं उसको उठा के एक अलग एनवेलप में डालेंगे।
क्या करेंगे, एक अलग इन्वेलप में डालेंगे। सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप का मतलब ये है कि रेट को अलग कर दिया और टेक्निकल को अलग कर दिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसके आप 1 2 3 इन्वेलप बना लें, 4 इन्वेलप बनाएं। एक में क्या करें, अगर सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप है, एक में बिड सिक्योरिटी डाल दें, उस पर लिख दें बिड सिक्योरिटी। दूसरा इन्वेलप बनाएं, उसमें लिखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आपके सिर्फ रेट लिखे होंगे, उसको एक इन्वेलप में अलग बंद कर दें। तीसरे में क्या लिखेंगे, टेक्निकल, जो जहाँ आपने काम किया, जो एक्सपीरियंस है, जहाँ जो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनको आप तीसरे इन्वेलप में डाल दें। और फिर कहेंगे सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप है, इन सब को उठा के एक इन्वेलप में डाल देंगे। तो सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप हो गए, इसमें फाइनेंशियल अलग हो गई और टेक्निकल अलग हो गई। क्लियर हो गया? सिंगल स्टेज इन्वेलप में क्या, सबको इकट्ठा एक ही इन्वेलप में डाल के बंद कर दिया। अगर आपने गलती से सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप है, V2 में चेंज हो गया काफ़ी चीज़ें, V1 में क्या है, अगर आपने टेंडर करते हुए टेक्निकल में रेट डाल दिए या गलती से वो लिस्ट जो है रेट की टेक्निकल में चली गई, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश नहीं, गलती की गुंजाइश नहीं था। समझ गए ना? क्लियर हो गया? टर्म ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस जो टर्म जो कर रहे हैं उसके रेफरेंसेस मांगे मुझे। फिर आ गया UNSCSC कोड, ये कल हमने बड़ी डिटेल से पढ़ लिया था, अभी भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। GST NTN के बारे में, जब भी NTN का जिक्र हुआ कि टैक्स नंबर, GST का जिक्र हुआ सेल्स टैक्स, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, PEC इंडियन काउंसिल, SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये तमाम के तमाम जो है हम एब्रीवेशन यूज़ करेंगे इसमें। SECP भी है। जब हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ जाएंगे कि हम अपने अकाउंट को ओपन करें तो इसमें SECP की हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, इसलिए वहाँ क्या लिखा होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के बजाय SECP लिखा होगा। क्लियर हो जाएगा ये? ठीक है, यहाँ तो कोई इशू। SBD स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो है जो जर्नल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट। SPB सस्टेनेबल पब्लिक प्रोक्योरमेंट, ये एब्रीवेशन यूज़ होगा। नोटिस ऑफ अवार्ड LOI यूज़ करते हैं, या लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस करते हैं। PO परचेज ऑर्डर के लिए यूज़ करते हैं। NIT नोटिस इन्विटेशन टेंडर, ये हम इसमें एब्रीवेशन ये वर्ड यूज़ करेंगे। जैसे ये वर्ड यूज़ करेंगे मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा, आप जो है इसको अपने चेक भी कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह जो फिर हम अकाउंट ओपन करने के बाद जब इसकी तरफ जाएंगे तो आप इसको देखोगे कि हमारी चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं। पेपरा के रूल्स कितने हैं? 56 तकरीबन रूल, 57 रूल्स, 56 रूल्स हैं। ये 56 रूल्स की कुछ इसमें जो है वो रिलेटेड नहीं थे, 52 कर दिए। अब इनको मैंने कैटेगराइज कर दिए, जनरल प्रोविजन के लिए कौन कौन से रूल्स यूज़ हो रहे हैं। शॉर्ट टाइटल के लिए, डेफिनेशन के लिए, यानी कि ये जनरल प्रोविजन के लिए ये रूल्स होंगे। डिटेल्स की तरफ नहीं जा रहा मैं किसी तरफ जा रहा हूँ कि ये मैं डिटेल इनकी बता दिए, सब टाइटल बता दिए कि ये रूल्स हैं। पहले वाले को हम जनरल प्रोविजन रूल्स कहते हैं। सेकंड प्रोक्योरमेंट प्लानिंग रूल्स में रहते हैं। इसमें स्पेसिफिकेशन है, अप्रूवल मैकेनिज्म है, मेथड एडवर्टाइजिंग है, रिस्पांस टाइम में कितने करना है, एक्सेप्शन किया है, प्री क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर और कॉन्ट्रैक्टर को किस तरह करना है, प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफिकेशन सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर क्या होंगे, डिसक्वालिफिकेशन क्या हो सकती हैं और ब्लैक लिस्टिंग सर्टिफिकेट केस से रिलेटेड। इसको हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्लानिंग का पार्ट, यानी कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, उन जो रूल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। सर ये प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस और ये प्री क्वालिफिकेशन ऑफ सप्लायर एंड कॉन्ट्रैक्टर, इसका क्या मतलब है कि सप्लायर कैसे कौन कौन से लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मीन कि हम ये कर सकते हैं, जैसे ये सब बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपको? सॉरी, मोहम्मद इस्माइल साहब बैठे हुए हैं। अब ये कि हम इनसे एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मैंने जिक्र किया था, इजहार दिलचस्पी का। उसमें हम ये कहते हैं कि हमें प्री
क्वालिफाई करना है, हम एक लेटर अपने हमें ये चीज़ें चाहिए, ये सर्विसेज चाहिए, उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनकी स्क्रूटिंग करते हैं, और जब जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं फिर हम उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि साल का कॉन्ट्रैक्ट है आपका और आपसे हमने ये काम कराना है, हमें जो भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम बजाय टेंडर को, RFQ को या पैटी कैश में पार्टिसिपेट की दोबारा जो है वो सिस्टम को, प्रोसीजर को फॉलो करने के बजाय इन लोगों से काम कराएंगे। कमेटी इसकी अप्रूवल दे देती है। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब ये प्री क्वालिफाई कर देती है। ठीक है सर, ये प्री क्वालिफाई में दोबारा जो आता है, टेंडर आता है किसी डिपार्टमेंट का, तो फिर दोबारा आपको टेंडर में दोबारा डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे सर LWMC या RWMC के टेंडर आते हैं, तो जी प्री क्वालिफिकेशन में तो पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली, तो फिर दोबारा कोई टेंडर आता है तो दोबारा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे उनको। ये जी दोबारा एक्सप्लेन पहले करिए। तो प्री क्वालिफिकेशन हो जाती है। अभी मैं V2 में जब कहूँगा तो उस पर लिखा होगा विद प्री क्वालि, जो अभी हम V2 में पढ़ेंगे उसमें बड़ा कैटेगराइज तौर पे, वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये ओनली प्री क्वालिफाइड फॉर्म जो है इसमें अप्लाई कर सकती हैं, या विदाउट प्री क्वालिफिकेशन में, या विदाउट दोनों लिखा होगा। तो ये जब हम V2 की तरफ मूव करेंगे तो उसमें बड़ी चीज़ें आपको ज़बरदस्त तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी 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 ठीक है सर, थैंक यू। जी जी सर, जी ठीक है सर, समझ गया हूँ मैं। आगे जाके इसको अगर आप एक्सप्लेन जी करेंगे ना फिर और मजीद रिफाइन हो जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये आगे का प्रोसेस है। जी ठीक है सर, थैंक यू। फिर हम आते हैं प्रिक्योरमेंट मेथड की तरफ। कौन कौन सी प्रिक्योर मेथड होंगी, जैसे हमने कहा सिंगल स्टेज है, सिंगल वेलर है, पैटी कैश है, RFQ है, ओपन कम्पिटेटिव मेथड है। अब जैसे मैंने कम्पिटेटिव बिड, जैसे हमने अब्रिविएशन था वहाँ पे OCP लिख लिया होगा। अब कंपटीशन नहीं है, अब इसमें जो प्रोसेस मेथड बताएगी किस तरीके का मेथड होगा, सिंगल स्टेज होगा, सिंगल डेवलप होगा, सिंगल स्टेज ट्विन डेवलप होगा, बिड की सबमिशन का प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से सबमिट करानी है, आपने बाय हैंड देनी है, फिजिकल देनी है, या आपने सबमिट करानी है, मीन तमाम प्रोसेस जो है उसमें मेंशन होंगे। ये सारे प्रिक्योरमेंट मेथड इनको कहते हैं, यानी कि ये रूल्स हैं, इनको हम प्रिक्योरमेंट मेथड्स बोलेंगे। सबमिशन ऑफ बिड है, बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, रिजर्वेशन एंड प्रेफरेंस है, बिड सिक्योरिटी, बिड की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, एक्सटेंशन टाइम फॉर सबमिशन ऑफ बिड, और बिड ओपनिंग और एवल्यूशन क्राइटेरिया। ये सारे के सारे प्रिक्योरमेंट मेथड में आते हैं, यानी कि जो रूल्स हैं पेपरा के रूल्स, इन रूल्स के जो 20 से 29 का जो हिस्सा है वो प्रिक्योरमेंट मेथड है। ये सारे रूल्स मैं बता रहा हूँ, और आपसे जो रिलेटेड हैं वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों आपको जानना उनका ज़रूरी है। उन रूल्स के बारे में सभी तो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, उसके बाद कौन कौन से रूल्स जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं समझना, वो मैं अगले स्टेप में आ रहा है। फिर बिडिंग प्रोसेस आ गया, बिड एवल्यूशन था, क्लैरिफिकेशन था, डिस्क्रिमिनेशन था, रिजेक्शन ऑफ बिड कैसे होगी, रीबिडिंग करना या एवल्यूशन क्राइटेरिया, इसको हम बिडिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये 30 से लेकर 39 तक जो रूल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं बिडिंग प्रोसेस का पार्ट हैं। एवल्यूशन एंड अवार्ड, यानी कि हम किस तरह एवल्यूएट करेंगे और किस तरीके से हम अपनी उस चीज़ों को अवार्ड करेंगे, यानी कि हमने RFQ दिया, पैटी कैश दिया, टेंडर किया, जो भी किया, हमने उनको अवार्ड कैसे करना है, इनको एवल्यूएट कैसे करना है, उन तमाम चीज़ों को हम बड़ा जो है वाज़ेह अंदाज में पढ़ेंगे भी। लेकिन ये रूल्स क्या कह रहे हैं, ये रूल्स ये जो है हमें इन रूल्स को रहते, यानी कि प्रिक्योरिंग एजेंसी को इन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। यानी कि आपने एक टेंडर दिया, टेंडर में आपने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट करने के बाद कितने लोग आए, किसको कितने नंबर मिले, अब वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट लगाएगी रूल 34 के तहत। क्या लगाएगी, रूल्स बिड एवल्यूशन क्राइटेरिया, रूल 34 जो है उसका, ये रिजेक्शन ऑफ बिड करेगी या वो भी करेगी, तो वो आपको बता देगी कि हमें कौन से रूल्स के तहत आना है। अनाउंसमेंट ऑफ रूल्स जो 35 अनाउंसमेंट किस तरह करेगी, रूल आपकी जो लोग क्वालिफाई करेंगे रूल 35 के तहत करेंगे, मीन के उस रूल का रेफरेंस देना उसके लिए ज़रूरी होगा। जब भी आप 35 ही होगा सर, वो रूल 35 जस्ट में अनाउंसमेंट वो करेगी कि टेक्निकल एवल्यूशन रिपोर्ट या बिड एवल्यूशन रिपोर्ट, टेक्निकल लोग कितने कौन से लोग क्वालिफाई हुए और रेट में कौन कौन से लोग क्वालिफाई हुए, वो लिस्ट आपको नजर आएगी।
सिस्टम में नजर आएगी। जब हम सिस्टम की तरफ जाएंगे, सिस्टम में हम दिखाएंगे आपको, ओपन करूंगा, जब मैं पोर्टल ओपन करूंगा तो आपको एवोल्यूशन क्राइटेरिया भी नजर आएगा। अच्छा, उसमें ये भी हो सकता है कि जो वो लिखेंगे वो खाली रूल्स लिख देंगे, रूल 35। नहीं, ऊपर लिखो कि रूल के तहत ये लोग क्वालिफाई हों, रूल्स का जिक्र है, क्योंकि वो कानून 35 लिखा होगा, उसके तहत आप बिड एवोल्यूशन जो की है उसके तहत वो रिपोर्ट को जो जनरेट कर रहे हैं वो रूल 35 के तहत कर रहे हैं। तो 35 के तहत आप लोग जो है ना इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, ये होगा। और इसी तरह जो हमारे जो मखफ़फ़ है यहाँ, उसके जो शार्ट ऑब्जर्वेशन है उनकी, वो सब लिखे होंगे। नहीं, वो नहीं लिखे होंगे, वो तो मैं समझा रहा हूँ, बिड एवोल्यूशन रिपोर्ट है। वो कहेगा, अगर वो कहेगा कि आप इस तरह करें कि ना BEV कर लेते हैं, बिड एवोल्यूशन, बाद को BEV का नाम ले लेते हैं, बिड। तो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे ना अपने वो जितने भी। अगर आप किसी को फ़ोन करेंगे, यार मेरी ये रिपोर्ट जो आई, कहते हैं आप बिड एवोल्यूशन रिपोर्ट सिस्टम में लग गई है, अब आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो फ़ोन करेगा तो वो आपसे कहेगा कि बी जो है या बिड एवोल्यूशन रिपोर्ट BR जो है वो आपकी वो अब वो जो है प्रिक्योरिंग एजेंसी ये वर्ड यूज़ करेगी, आपने इसको समझना है कि वो क्या कह रही है। उसकी समझ होनी चाहिए, वो आपको समझ होनी चाहिए, जो हमने रूल्स की समझ होनी चाहिए और महफूज की समझ होनी है, वो आपको उधर ही क्लियर हो जाएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट थी बेसिकली। आज जिस हम टेक्निकल रिपोर्ट्स बनाते हैं, रूल्स के बारे में जो डिटेल्स में थी, शायद वो मेरी फाइल जो है वो मैं वर्किंग कर रहा था, वो यहाँ पे इस पर सेव नहीं है, तो मैं फिर कल आपके साथ रूल भी शेयर कर दूंगा जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर, कि कौन कौन से रूल्स हैं जो कि वेंडर के लिए जिसका जानना ज़रूरी है, और क्यों जानना ज़रूरी है उसकी डिटेल मैंने साथ लिखी हुई है, वो सब आपको पता चलेगी। अब आप टेंडर अगर ओपन करते हैं तो बेसिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, यानी कि जब आप नए हैं इस फील्ड में तो आपको पता नहीं डॉक्यूमेंट कौन सी ज़रूरत होंगे। सबसे पहले आपके पास NTN और GST का क्या लिखा हुआ है, NTN, ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ NTN क्या चीज़ है। नेशनल टैक्स नंबर है, अगर आपका NTN एक्टिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, आपने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, टेंडर डॉक्यूमेंट फिल कर लिया, लेकिन NTN आपका या GST एक्टिव नहीं है तो प्रिक्योरिंग एजेंसी आपको रिजेक्ट कर सकती है। आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं आपने। सर मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करूंगा, कल भी वो मैं लिस्ट बना रहा था, शायद वो लिस्ट मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन आई विल शेयर एंड एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास। सेकेंड STRN, और कल आपने पूछा STRN और GST का, दिस इज सेम थिंग ना, मैंने इसी लिख दिया कि STRN GST, ठीक है। और उसके बाद फॉर्म, यानी कि आपके पास बेसिक, यानी कि अगर फॉर्म है या कंपनी है तो SCP की सर्टिफिकेशन या फॉर्म रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट ज़रूरी नहीं कि सारे एक ही बंदे के ऊपर एप्लीकेबल हैं, इंडिविजुअल के लिए चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन मैं सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट मैक्सिमम हो सकते हैं जो कि टेंडर में रिक्वायर्ड हो सकते हैं, किसी भी फील्ड का बंदा हो। पार्टनरशिप डीड, अगर आपने फॉर्म लिखी है पार्टनरशिप डीड उसकी होनी चाहिए। अब आप इंडिविजुअल हैं, आप जनरल ऑर्डर सप्लायर हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, समझ गए। आप ये पार्टनरशिप डीड कैसे आ गई, अब मैं कैसे पार्टनरशिप डीड बनाऊं, आप हो ही इंडिविजुअल तो पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत क्यों पड़ गई आपको, ठीक है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें जो हैं मैंने इसलिए लिखी कि मैक्सिमम जो बेसिक डॉक्यूमेंट हैं ये हो सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए कंपलसरी नहीं है, किसी की रिक्वायरमेंट है। जब हम अकाउंट ओपन करेंगे या टेंडर की तरफ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, अगर इंडिविजुअल है या फर्म है तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है। तो ये जो है बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बनाई है कि ये फर्म और कंपनी में फ़र्क है या एक ही चीज़ है? जी, फर्म और कंपनी एक ही चीज़ है, डिपेंड करता है, ये हम अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे, आ रही है। फिर फॉर्म A या फॉर्म 29 फॉर कंपनीज का जिक्र आ गया। अभी आपने पूछा कंपनी के लिए क्या ज़रूरत था, नेक्स्ट ये फॉर्म जो SEC पे बनेगा, इनकी डायरेक्टर की जो है वो मीटिंग्स वाला जो तमाम प्रोसीजर है वो वहाँ पे इसको फॉर्म से कंपनी से ज़रूरी हो गया, ठीक हो गया। कंपनी प्रोफाइल, जब भी आप टेंडर अपलोड करते हो तो कंपनी प्रोफाइल को लाजमी ज़हन में रखो, क्योंकि वो प्रोफाइल आपको टेंडर विन करने में बड़ी हेल्प कर सकता है। प्रोफाइल हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं,
कौन कौन से होते हैं मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखाऊंगा भी कि हमने कुछ कंपनी के बनाए जिनको मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ कंसल्टेंट के तौर पे मैं सर्विसेज जो प्रोवाइड करूँ उनके प्रोफाइल्स को आपको व्यू ज़रूर कराऊंगा, लेकिन उनके साथ शेयर नहीं करूँगा वो, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो उनकी अमानत है, ठीक है ना। वो चीज़ें मैं आपके साथ व्यू ज़रूर कराऊंगा, लेकिन सर ये फॉर्म ए और फॉर्म 29 को प्लीज रिपीट कर दें काइंडली। सर ये कंपनीज के लिए है ना, यानी कि अगर कंपनीज SCCP की रिक्वायरमेंट होती है कि ये फॉर्म ए चाहिए, फॉर्म 29 चाहिए, ये ओनली फॉर कंपनीज। आप कंपनी से रिलेटेड हैं? जी सर। जी जी सर मैं कंपनी से रिलेटेड हूँ। जी, तो फिर फॉर्म आपको तो बड़ा डिटेल से पता होगा SCCP में फॉर्म है, ये फॉर्म 29 जो डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रहा है उसको सबमिट कराना, तो ये उससे रिलेटेड है। SCP ठीक है सर, शुरू में इनिशियल स्टेज में चाहिए सर। ओके सर। जी आप क्लियर हो गए? ठीक है सर, क्लियर सर। प्रोफाइल्स की रेटिंग भी होती है सर, मतलब जी जी, वो अभी हम पढ़ेंगे, इसको आ रहा है अभी। फिर आ गया फाइनेंशियल एंड टैक्स डॉक्यूमेंट, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न। ये रिक्वायरमेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। मैंने क्या कहा, ये मैं रिक्वायरमेंट मैक्सिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूं जो कि टेंडर डॉक्यूमेंट में आप लोगों का जानना जरूरी है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ये लाजमी हर टेंडर के साथ लाजमी लगाएं, किसी सूरत में इसको इग्नोर नहीं करना आपने। बैंक स्टेटमेंट से 6 से 12 महीने, डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट है तो लगाना पड़ेगी, नहीं रिक्वायरमेंट तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अटैच कर दी तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट है तो लगानी है, अदरवाइज नो। बैंक सर्टिफिकेट या सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, बैंक सर्टिफिकेट में कि जब वो कहता है कि आपका जो टर्नओवर है या उसका बैंक जो है ना वो बैंक के बैलेंस कितना है, क्या आपको अगर हम बिजनेस दे रहे हैं, सपोज एक इंडिविजुअल जो है वो पार्टिसिपेट करता है और वो काम जो है 50-60 लाख का है, अब वो 50-60 लाख का काम होने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ पैसे तो होना ज़रूरी हैं। इंडिविजुअल काम अगर कर रहा है तो क्या कहेगा, इस तरह करें कि आप जो है ना अपना बैंक सर्टिफिकेट लगा दें, क्योंकि आपका बैलेंस आज की डेट में कितना है या टर्नओवर कितना है वो बैंक वाले स्टैम्प करके आपकी आज की डेट का बैलेंस दे देते हैं। बताए ये भी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। पेटी कैश के ऊपर तो नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ डिपेंड टर्म एंड कंडीशन, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारे टेंडर में चीज़ें आ सकती हैं। फिर हमने कहा एफिडेविट ऑफ नॉन ब्लैक लिस्टेड, कि आपने ये कभी किसी भी टेंडर में नहीं छोड़ना, लिखा हो या ना लिखो, लेकिन ये चीज़ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। समझ गए आप लोग, ये हमारा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। जी सर, ये इनकम टैक्स रिटर्न और ATL प्रूफ लगाना कंपलसरी है? जी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ये ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, ये लाजमी लगाएंगे। जी सर, थैंक यू। सर जो इफेक्टिव नॉट ब्लैक लिस्ट, इसका क्या मतलब? आप किसी फर्म से, किसी कंपनी से, किसी इदारे से ब्लैक लिस्ट, यानी कि आपने काम अधूरा छोड़ दिया। उसने क्या किया, आपको कहा कि मैं इस अपने 6 महीने के लिए अपनी फर्म से आपको ब्लैक लिस्ट करता हूँ, डिस्क्वालीफाई करता हूँ, आप 6 महीने तक काम नहीं करेंगे। अब थोड़े टाइम के लिए अब ऐसा हुआ कि मैं एक कंपनी अपने एक टेंडर ओपन कर रहा था, तो कुछ वेंडर इकट्ठे आए हुए थे, और जब वो टेंडर ओपन हो गया तो जब जाने लगे तो उनका यार ये जो फलां कंपनी बैठी हुई थी ये फलां जगह से डिस्क्वालीफाई हो गई है, हालांकि ब्लैक लिस्ट हुई है। हालांकि ब्लैक लिस्टिंग की लिस्ट पूरी FBR की साइट पे भी गिवन है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, कौन सी है, वहाँ से भी चेक हो जाता है, लेकिन ये सर्टिफिकेट लाजमी लगाना ज़रूरी है। वो आपका वो मिलता है, आपके पास होता है उसके, वो स्टाम्प पेपर पे आपकी ये ई स्टाम्प पे आ रहे हैं, दूसरे स्टाम्प पेपर आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बना के रख लें, उसके ऊपर उसको लाजमी पेस्ट कर दें। यानी कि सर मतलब ये कि अगर ऑलरेडी इसको हर दफ़ा जब हमने कहीं टेंडर भरना है तो इसको फ्रेश यानी कि अपनी लिस्ट जो है शो करनी पड़ेगी कि हम ब्लैक लिस्ट लिए, या कोई भी अक्सर तो ये करते हैं कि दफ़ा बनवा लिए तो 5-6 महीने में वही चलाते रहे, चलता रहे, लेकिन वो ये कि उसको रिफ्रेश लाजमी कर देते हैं। फ्रेश करना चाहिए, हाँ, रिफ्रेश कर लेना चाहिए। बाज़ का तो कहते हैं कि हमें ओरिजिनल चाहिए, जब ओरिजिनल देंगे तो डेफिनेटली वो आपके पास से निकल गया, ठीक है ना, वो ओरिजिनल तो आपको फ्रेश रेट कर देना होगा डेफिनेटली।
फ्रेश ही आना दफा लिख के तो भेज देंगे, ठीक है, अभी तक काम आपको स्टाम्प पेपर पे जाके किसी स्टाम्प फरोश के पास जाना होगा, वहाँ से लिखवाना होगा, उनके पास फॉर्मेट बने होते हैं। आप बताएंगे मेरी कंपनी ये XYZ कंपनी ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, और ये वो डाटा खुद आपको फिल करके बना के दे देंगे। अच्छा, जो बनाएगी अगर फर्ज करे कि बंदा जो है ना वो गलत इसका कदम फायदा उठाता है, वो होता ब्लैक लिस्ट है, लेकिन वो लिख के देता है कि मैं ब्लैक लिस्ट नहीं, अगर उसको टेंडर अवार्ड हो गया तब भी कैंसिल हो जाएगा, अगर कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर वो उसका वो खुद समझ वो खुद जिम्मेदार होगा। हो सकता है वो आधा काम कर चुका हो, बाद में किसी ने शिकायत कर दी। ज़ाहिर है कि राइवल हर जगह पे होते हैं, कंपटीटर हर जगह पे मौजूद हैं, उसे बचा कि बंदा काम करेगा, इससे स्टार्ट करने तो देखी जाएगी। जब इसे काम में स्टार्ट कर दिया, आधा काम किया, बात आया कि ये तो ब्लैक लिस्ट हुआ था, अब आपका पैसा भी गया, ब्लैक लिस्ट भी हो गए, जो काम किया उसके पैसे भी नहीं मिले। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो लिहाजा कोशिश करेंगे ब्लैक लिस्ट ना हो। टेंडर के बाद ये आ गया टेंडर स्पेसिफिकेशन मैंडेटरी टेंडर फॉर्म जो है। अच्छा, ये सर ये ब्लैकलिस्ट करते हैं, ये पेपरा करती है या फिर वो स्पेसिफिक इदारा करेगा जिसके साथ आपने काम किया और काम पूरा नहीं किया? जी, ये जो है पेपरा नहीं करता, पेपरा के ऊपर ये अपलोड होता है। प्रिक्योरिंग एजेंसी जो है वो खुद जो है ना, जिस सारे के पेपरा को तो नहीं पता कि आपने कहाँ गलत काम कर दिया है, वो इदारा जो है वो इदारा आपको डिस्क्वालीफाई करता है। अपनी की जो अकाउंट होता है उस अकाउंट में जाके उसके बाद ऑप्शन मौजूद होती है कि उसको ब्लैक लिस्ट कर दे, कि मैं इसको 6 महीने के लिए, साल के लिए या परमानेंट डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ। जी तो ठीक है सर, थैंक यू। वो अपलोड होता है पेपर की साइट पे। जी जी बताइए। जब देखें कंपनी ब्लैक लिस्ट होती है तो सिर्फ उसी कंपनी के लिए ब्लैक लिस्ट होगी या ओवरऑल किसी के लिए भी काम नहीं कर सकते आप? देखें, अगर आपको डिपेंड करते कि वो आपको डिस्क्वालीफाई कितने की बेस की टाइम पीरियड के लिए किया है, शॉर्ट टर्म के लिए किया है, लॉन्ग टर्म के लिए किया है या परमानेंट किया है, और किस बात पे किया? वो उस पे परमानेंट किया है जी, लेट्स सपोज अगर उन्होंने परमानेंट किया है, फिर आप उस कंपनी के थ्रू काम नहीं कर सकते, किसी के लिए भी नहीं? कंपनी में काम कहीं जगह भी, किसी जगह भी आप काम नहीं कर सकते। वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए किसी जगह पे भी नहीं कर सकते अगर वो एक कंपनी हमें करती है। जी जी, आपको फिर नई कंपनी खुलवाना पड़ेगी। तो ये दोबारा रीइंस्टेट हो सकती है अकाउंट? देखिए, अगर परमानेंट ब्लैक लिस्टिंग की तरफ आ गए, पेपर की साइड पे आ गए, तो फिर तो नहीं हो सकती। परमानेंट जो ब्लैक लिस्टिंग का मतलब ही कि परमानेंट ब्लैक लिस्ट, और फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर 3 महीने के लिए, 6 महीने, साल के लिए किया तो वो तो उस टाइम को आपको वेट करना होगा, फिर खुद ही रिस्टोर हो जाएगी। अच्छा सर, ये अभी ना थोड़ा मेरे ख्याल से सारी जगह पर नमाज का टाइम हो गया, मगरिब की आप स्लाइड कंप्लीट कर लेंगे, सिर्फ 5 मिनट दे दें तो आपका सर शुक्रिया। ठीक है जी, आप 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, 5 मिनट, तो उसके बाद आप लोग आ जाइए। सर मुझे एक सवाल पूछना है, कैन यू हियर मी? जी जी। सर 2-4 चीजें पूछनी थी कि अगर एक सप्लायर या कोई भी ये वो ब्लैक लिस्टेड है तो कि वो हाउ वो टेंडर के अंदर कैसे आ रहा है, पहला सवाल। कि अगर ब्लैक लिस्टेड है, जैसे आपने कहा था कि वो बाद में अगर पता चल जाएगा तो उसके पैसे जाएंगे, तो उसको तो टेंडर ही अवार्ड नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसी मिनट, सिक्योरिटी रखी हुई है मैं बता नंबर रहा 1? हूँ, और एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, सब्र करें। एरएस की साइट पे जाएंगे, यहाँ पर कंपनी यहाँ से भी चेक करती है कि कुछ दिन ओवरलुक कर दिया तो फिर तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ से चेक भी होता है। तो सर ये सारा काम एआई से नहीं होता? कैसे? एक मिनट मेरे भाई, सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक मिनट मेरे भाई, सब्र करें, मैं बताता हूँ, सब्र करें। मुझे लगता है जो भाई सवाल कर रहे हैं, मैंने देखा एआई तो आखिर में लिख देता है, मैं किसी भी गलती मिस्टेक का जिम्मेदार नहीं हूँ ना, वो तो फिर आपको हमें खुद ही मैनुअली चेक करना पड़ेगा। जी, अगर कोई ज़्यादा कि कंपनी अपनी तरफ से कोई चीज़ों को छोड़ देती है, ओवर साइड कर देती है, तो फिर तो चीज़ें जो हैं वो शायद कह नहीं सकते। मैंने बताया ना कि हमने टेंडर अवार्ड करना था, तो एक कंपटीटर साथ बैठे थे, जब उठ के चले गए तो उन्होंने कहा कि ये साहब जो है फ्रांस जो है ना मिनिस्ट्री से डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। उन्होंने ब्लैक लिस्टिंग सर्टिफिकेट तो दिया था, फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे आगे ब्लैक लिस्टेड टैक्स पेयर और ब्लैक लिस्टिंग की यहाँ पे पूरी डिटेल्स मौजूद होती हैं, और पेपरा की साइट पे चले जाए, पेपरा में भी डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिसेज आ रहे होते हैं। क़याम गवर्नमेंट का जो है वो एमटीएन डाल के इनको चेक करेंगे। जी जी बिल्कुल। एक और छोटा सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड सिर्फ कंपनी होती है या उसके ओनर भी होंगे ना, क्योंकि फिर ओनर वो दूसरे नाम से आ जाएंगे, तो फिर इसका मतलब ये कंपनी तो ओनर्स ही चला रहे हैं ना, या वो जो कंसर्न पार्टीज हैं
तो वो पार्टीज ही ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं हो रही? वो तो फिर दूसरी कंपनी खोल लेंगे, फिर तीसरी कंपनी खोल लेंगे, तो फिर ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी? नंबर एक वन। मिनट मेरे एक मिनट मेरे भाई, यहाँ पे आए ना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लीगल डॉक्यूमेंट। यहाँ पेपर ट्रेनिंग, यहाँ ये क्या लिखा नज़र आ रहा है पेपरा की साइड पे? जब आप डाउनलोड कर दी, क्या लिखा नज़र आ रहा है यहाँ पे? एक्सेप्ट ब्लैक लिस्ट। और ये कौन कर रहा है? जहाँ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उन्होंने नहीं किया, वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देगी, और फिर उसका रिकॉर्ड पेपर में चला जाएगा, रिकॉर्ड पेपरा में चला तो जाएगा। आप वहाँ पे अपना देख सकते हैं। वहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक। और अब आप ये बात करें तो ठीक है, अगर मैं सपोज ए डायरेक्टर था, बी कोई और डायरेक्टर था, डायरेक्टर चेंज करके कंपनी चेंज कराने, क्या कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में? सब कुछ हो गया। इसमें सर जो सिर्फ कंपनी का नाम आता है या डायरेक्टर्स का क्या? उनका किसको क्वालिफाई किया, किस बेस पे किया है? फॉर एग्जांपल जिस तरह एक्टिव टैक्स पे खोलेगी तो इसको भी हम हाँ रीज़न भी देते हैं, वो रीज़न भी आ रही होती है, ऐसा नहीं है। लगता है कि फॉर एग्जांपल कोई और हो जहाँ पे आप ग्रीवेंस कोई लॉन्च कर सकेंगे, अच्छा ब्लैक लिस्ट किया है किसी ने, आपको किस रीजन पे किया है इसके ऊपर? अब ये ब्लैक लिस्टिंग के रूल, ये ब्लैक लिस्टिंग इन्होंने किया हुआ है ना, ये यहाँ पे फिल्टर भी करके देख सकते हैं। ये 3 साल के लिए हुई है। कौन सी है ये कंपनी? मॉड्यूलर मेड सोल्यूशन। ये किया है इनको, ड्यूरेशन जो है 3 इयर्स के लिए। अब सब वो डिटेल सारी मेंशन होती हैं। आप इसको जब कंपनी ने जिस आप प्रिक्योरिंग एजेंसी में काम कर रहे हैं और आपने वहाँ काम ठीक नहीं किया, तो वो आपको ब्लैक लिस्ट कर सकती है, या फिर आपकी अर्नेस्ट मनी फॉरफिटेड कर सकती है, या दोनों काम कर सकती है। तो आप जो है वो काम जो है वो तसल्ली से काम करें। उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आपके, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, कोई डिफरेंस हो गया है, उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया ऐसा कुछ भी, तो क्या आप कोई कर सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये गलत किया या तो? देखिए उनके पास जब ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो पेपरा में अगर आप कम वो कर दें, उसको ग्रीवेंस डालते हैं, वहाँ पे आर्बिट्रेशन होती है, उसके मुताबिक जो है वो दोनों पार्टी को सुना जाता है, उसकी आर्बिट्रेशन के बाद। जी जी, प्रोसेस है पूरा। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी अच्छा सर, इस तरह है कि सर अब आपको पता है सर, ये अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो सर जी अगर उसको सेल टैक्स में रजिस्टर करवाते हैं तो सर वो एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, फिर वो इनवॉइसेस का मसला आता है और सब कुछ प्रॉब्लम आती है। तो सर जी ऐसा ऐसा पॉसिबल होता है कि कोई आप अलग से फर्म रजिस्टर्ड करवा लें, तो आप उसको जो है ना, मतलब कोई तरीका होता है इस तरह के आप उसको अटैच कर लें ताकि आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ना करनी पड़े या उस सेशन में ना पढ़ना पड़े, तो आप जो मतलब सिस्टर कंपनी है उससे सारे काम कर रहे हैं। सर इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखें, इसमें जो टैक्स कंसल्टेंट है वो आपको लीगल ओपिनियन ज़्यादा बेहतर दे सकते हैं। मैं प्रिक्योरिंग से रिलेटेड हूँ, लेकिन जिस फर्म के नाम पे अगर आप कह रहे हैं सिस्टर कंसर्न है, तो सिस्टर कंसर्न का अकाउंट खुलेगा तो वो सिस्टर कंसर्न ही काम करेगी। आप सपोज ये कह रहे हैं कि मेरी लीडिंग कंपनी कोई और है और सिस्टर कंसर्न कुछ और है, तो आप लीडिंग कंपनी के नाम से अकाउंट ओपन है और लीडिंग सिस्टर कंसर्न के थ्रू अगर काम कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप जिस कंपनी के नाम से या सिस्टर कंसर्न के नाम से अकाउंट खोला होगा तो आप उसी सिस्टर कंसर्न के थ्रू ही काम करेंगे। अगर लीडिंग कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं तो उसका अकाउंट भी लीडिंग कंपनी का ही बना होगा। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है सर कि अगर देखें आपको कोई किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिल गया है किसी डिपार्टमेंट से, किसी से भी, तो आप क्या सर मतलब कि ये एग्रीमेंट को शो करा सकते हैं कि सर हमारा इनसे कॉन्ट्रैक्ट है, हमने ये रेंट पे लिया है, कोई फैक्ट्री है या तो कोई फैब्रिकेशन कंपनी है, आपने इसको रेंट पे ले लिया हो, लेकिन आप काम जो है अपनी जो सिस्टर कंपनी आपने बनाई है उससे काम कर रहे हो, तो सर इस तरह का सीन हो सकता है नहीं, डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए? इस तरह अभी मैं बताता हूँ, ये मेरे ख्याल से मास्टर ऑफिस और मास्टर के नाम से कोई था, इस तरीके से ने नाम थोड़ा सा चेंज किया था तो हमने उसको फिर एक्सेप्ट नहीं किया था। मीन कि अगर आप जो है किसी एक जब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, आपने जो टेंडर में या RFQ में या पैटी कैश में जो जिस नाम से पार्टिसिपेट किया है, आपको काम भी उसी के नाम से मिलेगा, वर्क ऑर्डर भी उसी के नाम से मिलेगा, और जो आपको पेमेंट भी होगी वो उसी नाम से होगी, किसी थर्ड पार्टी के नाम से नहीं होगी। सर वो नहीं नहीं सर, वो तो बात ठीक है, लेकिन सर इसमें ये है कि आप जनरल ऑर्डर सप्लायर रहे हैं, तो सर आपके पास कोई ऑर्डर आया है या आपने बड़ा टेंडर लिया है, तो बजाय कि आप सर किसी से बनवाएंगे, आप जो है वो उसको जो है ना वो आप ये करते हैं कि आप कोई कोई मतलब कोई किसी से पार्टनरशिप कर लेते हैं, नाम आप ही के भले चलेगा,
तो जाहिर बात सर वो आके देखेंगे भी कि यार इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मशीनरी है, सब कुछ है। तो सर वो आपके आपके पास एक अलग फेस आ जाएगा, लेकिन काम तो आप अपने नाम से ही कर रहे हैं। सर ठीक है, इसके वो तो बारे कर में सकते बताओ। हैं। देखिए देखिए पॉसिबिलिटी देखें, अब मैं सपोज एक सपोज कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी को प्रोजेक्ट पूरा मिलता है, उसमें आपके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का काम भी है, फैब्रिकेशन का काम भी है, इसमें आपकी डिज़ाइनिंग का काम भी है, इसकी जो है फिनिशिंग का काम है। तो इस सारी की सारी एक कंपनी जो क्या करती है, वो इंटीरियर का काम किसी और को दे देती है, इलेक्ट्रिकल सब करती है, लेकिन सामने खुद रहती है। तो जो बिल ऑफ क्वांटिटी जमा होती है, जो बिलिंग होती है, वो कंपनी जो लीडिंग कंपनी होती है उसके नाम से हो रही होती है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई देखने आता है किसी के पास कि इनके पास कैपेसिटी है, मतलब ये फैब्रिकेशन मशीनरी है, बेंडर है, कुछ भी है, तो आप उनको मतलब अपना जो साथ जिस कंपनी को आपने बुलाया है उसको एज अ पार्टनरशिप उसको अपने साथ शो करा सकते हैं दिखाने के लिए सब कुछ। नहीं नहीं, पार्टनरशिप अलग चीज़ है, ज्वाइंट वेंचर अलग चीज़ है। जब हम अकाउंट ओपन करेंगे, ज्वाइंट वेंचर के ऑप्शन मौजूद है, हम ज्वाइंट वेंचर के बारे में बताएंगे, या अकाउंट ओपन करते हुए पार्टनरशिप या फर्म के बारे में या पार्टनर्स का जिक्र होना ज़रूरी है। जो अकाउंट ओपन हम करेंगे तो उसमें तमाम चीज़ें मेंशन होंगी। जी सर, जी थैंक यू सर। जी जी सर, जी सर थैंक यू। आप आगे बढ़े, मेरे ख्याल से मैंने पहली टाइम काफी ले लिया नहीं नहीं आपका। नहीं, अभी वो फिर ये हमारे दो साथी जो नमाज पढ़ने के लिए गए, उनकी अभी कहा था कि आप थोड़ा सा वेट करें, तो हम अच्छा, उसका मैं वेट सर कर रहे ये हैं। कहना चाह जी सर मैं कहना ये चाह रहा था, ये जो है ना, मतलब कंपनी तो आपके नाम रजिस्टर्ड है, ठीक है ना? तो कंपनी आपके नाम रजिस्टर्ड है, तो आप तो अपने नाम से ही काम कर रहे हैं। लेकिन सर अगर कोई इदारा है जो आपको कहता है यार हमने आपको विजिट करना है लाइसेंस, हम देखें यार आप जो है उसको आप एग्जीक्यूट भी कर सकते नहीं कर सकते, आपका पेंट फैसिलिटी है, आपका बेंडिंग फैसिलिटी है, मशीनरी लगी हुई है, मिसाल के तौर पे सर मैं बार बार एक मैं मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूँ कि उससे पकड़ना आसान होता है। जैसे कि आपको LWMC का ऑर्डर मिल गया या RWMC का ऑर्डर मिल गया, तो वो आके देखेंगे यार काम भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो आपने काम तो आप सर अपनी फर्म के नाम से ही कर रहे हैं, अपनी कंपनी के नाम से ही कर रहे हैं, लेकिन सर आप उनको ये दिखा सकते हैं जाके कि यार ये हमारी फैसिलिटी है, यार हमारा इनसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो गया या हमने आउटसोर्स कर रहे हैं इनका। तो सर ये ऐसी को पॉसिबिलिटी होती है। सर डिपेंड करता है कि अगर टेनेंट डॉक्यूमेंट में ये ऑप्शन मौजूद है कि आप सबलेट कर सकते हैं या किसी थर्ड पार्टी को ये असाइन कर सकते हैं। टेनेंट डॉक्यूमेंट में ये टर्म एंड कंडीशन लाजमी मेंशन हुई होती हैं। अगर टर्म एंड अच्छा कंडीशन में मेंशन है कि जी जी। अगर ये मेंशन है कि अगर आप सबलेट नहीं कर सकते या नहीं कर सकते, फिर आप शो नहीं करेंगे। तो सबलेट से करने सर मुराद ये है कि यार चले मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी तो आप ही की है ना, पर आप उसको जी इसलिए नहीं शो कर रहे हैं, सेल टैक्स इसलिए नहीं रजिस्टर करा रहे हैं कि सर उसके बाद में ऑडिट वगैरह बड़े सारे और प्रॉब्लम बन जाते हैं। एक सर जनरल कंपनी को लेकर चलाना आसान होता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कि आप जिस पार्टी को शामिल कर रहे हैं तो वो कंपनी जो रिस्पॉन्सिबल होगी, और वो चीज़ें जो है ना, वो ज़ाहिर है कि उसका नाम तो नहीं है। आप तो सामने है ही नहीं ना। आप नहीं, जी सपोज जी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर जी रहे हैं, वो थर्ड पार्टी जनरल सप्लायर ये XYZ कंपनी जो है वो कह रहे हैं कि मैं ये काम कर रही हूँ, ये करके आपको दूंगा, किस तरह दूंगा, वो उसका हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। सर बिजनेस मॉडल ये है कि सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है उसमें एक सिस्टर कंपनी बनाई है जिसके नाम से वो सारा ये टेंडर मैनेजमेंट सारा कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है? देखिए, मतलब आप थर्ड पार्टी सिस्टर नहीं हो। कंसर्न बनाएं, जो मर्जी करें, लेकिन नेम्स जो है ना फ्रंट पे आपका ही होगा। जी सर ठीक है। जी सर ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था पॉसिबल है वैसे इस तरह? देखें, जिस नाम से आपने पार्टिसिपेट किया है वो लीडिंग जो है कंपनी होगी, आप जिसे जी सर मर्जी ठीक है। करें। जी सर ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर ये मैंने ये पूछना है, ये पहली क्लास है? मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि ये पहली क्लास है, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था। नहीं, आज सेकंड क्लास है जी। इससे पहले जो है हमारी रोटेशन हो चुकी तो थी, लास्ट 18 को हुई थी, फिर कल हमारी पहली क्लास थी, आज सेकंड क्लास है। तो इसके लेक्चर भी हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वीडियो को चेक कर लीजिए, और कोई इशू है तो आप बेसिक आप जो है ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और मैं इसका रिप्लाई करूँगा। चलिए, शुक्रिया। ओके। ठीक है। अच्छा सर, वैसे कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज होती है कि बहुत जगह पे आके जो होता है सर, बाय करना होता है, वो वेंडर की फैसिलिटी को विजिट करता है उनकी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को चेक करने के लिए। सर मैं ये कह रहा था सर मेरा ये क्वेश्चन था, मेरा ये सवाल था कि कोई कभी ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि जो
बायर होता है, जिसने टेंडर दिया होता है, वो आके वेंडर की फैसिलिटी को चेक करता है कि इनके पास कैपेसिटी है या नहीं है, कोई ऐसी वैसी मशीनरी है या नहीं है, फैब्रिकेशन से रिलेटेड या किसी और से चीज से रिलेटेड। ये मुझे बता दी सर। जी जी जी, बड़े टेंडर उसमें तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं, ऐसा नहीं है। आपकी जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि अभी हम जब बेसिक रिक्वायरमेंट जब चेक कर लेंगे उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जो अभी हम जी सर, बेसिक थैंक यू। रिक्वायरमेंट। जी, जी सर, थैंक यू, थैंक यू। जी सर, ठीक है सर, सॉरी। जब आप ठीक है, थैंक यू सर। बेसिक रिक्वायरमेंट आप चेक कर लीजिए, उसके बाद अगर क्वेश्चन अगर आपको रह जाता है तो फिर डेफिनेटली आपका राइट बनता है, आप उसको बारे में पूछ सकते हैं। जी सर, थैंक यू। अब मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने कहा कि टेंडर स्पेसिफिकेशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, टेंडर फॉर्म जो है तो आपका फिल होना चाहिए, ज़रूरी है। जबकि V2 अब आया उसमें जो है मैक्सिमम जो वो सारे जो है फिजिकल मांगते हैं, लेकिन जब जो फिजिकल चीज़ें मांग रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप जो है ना ई स्टैम्प करके अपनी चीज़ें उसको अपलोड करें। सेकंड जो है उसने मांगा है कि डाटा शीट को बाद अथराइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेट, कि अगर आप जो है ना अथराइज डीलर भी मांगते हैं, यानी कि अब ये चीज़ चाहिए तो मैं बजाय जनरल ऑर्डर सप्लायर से या ऐसे लोग अनऑथेंटिकेटेड पर्सन से लेने के बजाय मैं अथराइज डीलर से लूँगा, क्योंकि अगर इन केस कोई इशू आता है तो वो डीलर जो है ये अथराइजेशन जिसके पास होती है, डीलरशिप होती है, वो उसको बेहतर तरीके से उसको इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, तो अथराइजेशन सर्टिफिकेट भी मांग सकता है वो। प्रिंटिंग प्रेस है तो उसके लिए मशीनरी की लिस्ट भी हो सकती है, मशीनरी प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस भी हो सकता है, यानी कि जो प्रिंटिंग है, बाज़ लोग जो है प्रिंटिंग आती है लेकिन जनरल ऑर्डर सप्लायर भी लिखे होते हैं तो उसमें आ जाते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अगर स्पेसिफिक जो है प्रोफेशनल जो है प्रिंटर से अपनी प्रिंटिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप जो है प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस लाजमी देखेंगे, उसमें मशीनरी की लिस्ट देखेंगे, कौन कौन सी मशीनरी आपके पास अवेलेबल है, कितने कलर की, 1 कलर की प्रिंटिंग कर रही है, 4 कलर प्रिंटिंग हो रही है, कौन कौन सी जदीद मशीनरी हैं, नंबरिंग लगा रही हैं, ऑटो लगा रहे हैं, मैनुअल लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें उसको देखी जाएंगी। फिर जाके अगर आप वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो BEC का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपके पास, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कहाँ कहाँ आपने काम किए हैं, कौन कौन से प्रोसेस जो आपके जो वर्क्स हैं वो अभी प्रोसेस में हैं, कौन से जो एग्जीक्यूशन में चल रहे हैं, कौन से में आपने किसने में आपने पार्टिसिपेट किया है और कौन से कंप्लीटेड है। इससे जो है जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो बड़े हैवी अमाउंट के होते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो है लेकिन आप किन किन प्रोजेक्ट में अभी एंगेज हैं या कौन कौन से अभी एंगेज हो रहे हैं, तो क्या आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेंगे अगर आपको टेंडर असाइन किया जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त भी देखी जाती हैं। एक्सपीरियंस, प्रीवियस वर्क ऑर्डर का होना आपके पास ज़रूरी है। अगर मैं कहता हूँ कि ये फॉर्म मैं काम उन लोगों को दूंगा जिन्हें प्रीवियस 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आपके पास जहाँ जहाँ आपने वर्क ऑर्डर कहाँ काम किए हैं उनसे एक तो वर्क ऑर्डर लाजमी लें, फिर कोशिश ये करें कि उनसे कंप्लीशन और सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट लें, जो अपना प्रोफाइल बनाएंगे उसमें एडअप करते जाएंगे तो आपका प्रोफाइल जो है बेहतर होता जाएगा और तमाम चीज़ें वो आपकी प्रोफाइल के साथ साथ मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गए, क्लाइंट फीडबैक हो गए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गए, ये तमाम चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में काउंट होती हैं जो कि आपके प्रोफाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाती हैं। बाज़ बात वो कि जैसे कैंटीन का आ गया या कुछ सिक्योरिटी सर्विसेज आ गई या कंस्ट्रक्शन का काम आ गया, तो वो कहते हैं कि अपनी लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट बताएं, आप लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ की बताएं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, कहाँ कितने अरसे से काम कर रहे हैं, इनका डाटा पूरा शीट मांगती है। इसे हम बोलते हैं HR एंड टेक्निकल स्टाफ डॉक्यूमेंट्स। तो हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उसमें की स्टाफ की CVs लाजमी अटैच करें, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, या अगर आप किसी कैंटीन में कर रहे हैं या किसी आपके सिक्योरिटी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग काम कर रहे हैं, कि किस फोर्स से आए हुए हैं, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट चलाना जानते हैं, कौन कौन से एम्यूनेशन चलाना जानते हैं, किस किस जगह पे उन्होंने काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी एक वेटेज होती है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास CV में, प्रोफेशन सर्टिफिकेट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में पता चलता है कि कौन जो है डायरेक्टर है, कौन CEO है, कौन जनरल मैनेजर है, कौन मैनेजर्स हैं, उनके नीचे सुपरवाइज़र कौन से, स्टाफ कितने हैं, वर्कर कितने हैं, उनकी डिटेल्स जो है वो आपको एक जो है अपनी कंपनी का प्रोफाइल जो है एक बेटर इमेज क्रिएट करता है, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी जो है कितनी प्रोफेशनल है और किस तरीके से काम कर रही है। टेक्निकल टीम की डिटेल भी सेम उसी तरह के, कौन कौन सी टेक्निकल टीम के मेंबर्स हैं,
वो उनकी डिटेल्स होती हैं। फिर लीगल कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट में एफिडेविट, नॉन ब्लैकलिस्टिंग सर्टिफिकेट्स है, लेजिस्लेशन हिस्ट्री होनी चाहिए, इंटरव्यू पैक्ट, अंडरटेकिंग, ये बात की चीज़ें। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये मैंने इसके बारे में पूछना था कि प्री क्वालिफिकेशन का इसमें क्या रोल है। किसमें? ये आपने जब ये अप्लाई करना है टेंडर के लिए, वो डिमांड करते हैं प्री क्वालिफिकेशन जो है ना, अपनी वो बुक जमा जी करवाएं, उसका क्या जी जी। मतलब है? प्री क्वालिफिकेशन का मतलब कि कंपनी जो है टेंडर ओपन होने से पहले कुछ चीज़ों को सिंक्रोनाइज करती है, चीज़ों को सिंक्रोनाइज करने के बाद चेक करती है कि कौन कौन से लोग काम के हैं, कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा ना हो कि हम जो है टेंडर को, बड़ा टेंडर है उसमें लोगों को पहले प्री क्वालिफाई किया जाता है, और प्री क्वालिफिकेशन से उनकी जो है टेक्निकल टीम को भी देखा जाता है, उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को भी देखा जाता है, उनके प्रोफाइल्स को भी देखा जाता है, उनके वर्क एक्सपीरियंस को भी देखा जाता है, किन किन बेस पे आपको टेक्निकली क्वालिफाई कर रही है। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब ये है कि एक दफ़ा आपको कंपनी ने प्री क्वालिफाइड कर दिया, यानी कि ज़रूरी नहीं कि एक को करे, वो 2-4 कंपनी को प्री क्वालिफाई कर सकती है। और जो दोबारा जो है टेंडर करने के या अपनी RFQ को और पेटी कैश को अपलोड करने के बजाय कंपनी को उसने ऑलरेडी प्री क्वालिफाई किया, उनको जो है जिस वक्त अपनी चीज़ों को एडवर्टाइज़ करती है तो उनमें लिखा होता है कि सिर्फ वो लोग पार्टिसिपेट करें जिन लोगों को कंपनी ने ऑलरेडी प्री क्वालिफाई कर दिया या क्वालिफिकेशन के पास कंपनी की मौजूद है। क्लियर हो गया? जी थैंक यू सर। इसमें ये पूछना था कि ये जो V2 सिस्टम है, इसमें जी पेपरा में जो V2 है, उसमें ये अप्लाई होता है, ये डिमांड जी कर जी सकते हैं जो है सर, प्री मैं बता क्वालिफिकेशन? रहा हूँ कि अभी जो हम जब V2 का ओपन करेंगे पोर्टल, बल्कि मैं अभी थोड़ा दिखा भी देता हूँ, शायद आपको उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आए। सर आप प्रैक्टिकल दिखाएंगे, मतलब कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है? जी जी जी, मैं वो अकाउंट ओपन करने का तरीका भी सिखाऊंगा, सर्चिंग का तरीका भी सिखाऊंगा, सबमिशन का प्रोसेस बताऊंगा। ये सारे हमारे कोर्स में चीज़ें शामिल हैं। जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, आप भी हमारी जान ना छोड़ना, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके सर। जी जी जिस तरह वो एक चीज़ हम ट्रेन वो चल रही होती है टॉपिक, तो उस पर एकदम किसी की क्यूरी आई थी, हमें भी बहुत सी क्यूरीज होती है, तो थोड़ा सा अगर देखें कि अगर जो क्यूरीज किसी की आती है वो चैट पे ड्रॉप करता है। मैं बिल्कुल, अच्छी सजेशन है, क्योंकि अभी हम एक चीज़ पे पढ़े हैं और एकदम कोई एक नई चीज़ आ जाती है, तो क्वेश्चन तो सारी बात है, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है, हर तरह के क्वेश्चन है। बल्कि मैं आप लोगों को सजेशन ये दूंगा कि आखिरी जो है ना 7:30 के बाद या 7:20 के बाद अपना जो है ना क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे पहले सर कोई चैट पे अगर कोई ड्रॉप करता है क्वेश्चन तो वो आप देखते हैं। तो ऐसी टाइम ओवर हो गया मेरे ख्याल से, नेक्स्ट वीक में अकाउंट क्रिएशन। मैंने यही कहा ना कि हमने जो कहा कि हमारी 16 क्लासेज हैं, वो 16 से 20 भी हो सकती हैं और 12 भी होती हैं, कोई इसका इशू नहीं है। हम क्लासेज उस वक्त तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा या जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो शायद कि पेज में कोई इशू आ रहा है अभी, और डेफिनेटली मैं आपके साथ ये शेयर करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये चल नहीं जी रहा है। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, वो जारी बात है, ये भी अभी इसने जो कमिंग लेक्चर्स में ये भी इसको सारा डिफाइन होगा। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह डिफाइन होगा। और जी इससे ठीक। अभी हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। जी बहुत शुक्रिया सर। लीगल कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट भी बता दिए मैंने। ऑप्शनल जो है ISO सर्टिफिकेट, इन्वायरमेंटल सेफ्टी, जॉइंट वेंचर, पावर अटॉर्नी, ये हमारे ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं। तो ये मैंने आज आपको वो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट बता दिए हैं जो टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए हो सकते हैं या हो सकते। अगर इसके अलावा भी हुए तो आप मेरे साथ डिस्कस करना। अगर आप समझते हैं कि ये डॉक्यूमेंट काफ़ी नहीं है तो मैं चीज़ों को और भी ऐड कर दूँगा। मेरा सर एक क्वेश्चन है। जी जी हमने कल और आज का जो हमारे 2 टॉपिक थे, ये मेरा ख्याल में तो ये बेसिक चीज़ें यही आखिर तक चलेंगी। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये रूल्स भी आ गए, फिर उसकी जो लैंग्वेज भी आ गई, उसी में बेसिक भी आ गई, ये सारी चीज़ें जो आखिर तक आज के टॉपिक तक कंप्लीट होगी, यही आखिर तक हम इनको लेके चलेंगे, इनको समझेंगे जी जी एक एक चीज़ को करेंगे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। अभी जो है क्योंकि अभी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करें तो वो कंप्लीट नहीं होगा, तो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो जो आज से रिलेटेड जो हमने लेक्चर दिया है, कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो क्वेश्चन कर ले।
सामने जो लोग फिजिकल बैठे हुए हैं या जो, जी हमाद साहब आपने हैंड रेस किया, बताइए प्लीज। अच्छा सर, ये प्री क्वालिफिकेशन जो आता है सर, ये भी ई पैड भी आता है? प्री क्वालिफिकेशन ऑफ ड्रग जो है वो है ये कौन सा ये सर? ये भी, ये प्री क्वालिफिकेशन जी वीट, भाई जी बोले। अली भाई बात कर रहे थे, प्री क्वालिफिकेशन ऑफ वेट की, वो भी ई पैड पे ही आता है? जी जी उसमें ई पैड में ही आता है। जी और बोलिए जनाब, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो। वो बहुत काफी है। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल सॉरी ये सर, है वो सर कि जी जब भी ई पैड पर जब भी कोई जैसे सप्लाई के ऑर्डर आ जाता है, जैसे कि आईटी इक्विपमेंट है या कोई सेफ्टी से मुतल्लिक है, तो उसके लिए हमें जनरल सप्लाई ऑर्डर रजिस्टर होना पड़ेगा, और जनरल सप्लाई ऑर्डर के लिए हमें पीसी रजिस्टर्ड फर्म भी चाहिए, या सप्लायर जनरल सप्लाई ऑर्डर मतलब रजिस्टर होना चाहिए हमें? देखें जी, मैंने आपसे कहा जब हम अकाउंट ओपन करेंगे उसमें बड़ी क्लियर कट लिखा है कि जो रिटेलर है उसमें क्या वो काम कर सकता है, होलसेलर क्या काम कर सकता है, अपनी कैटेगरी कैसे डिफाइन करना है, उन कैटेगरी में सब कैटेगरी कौन कौन सी हो सकती हैं। जब अगर आपको काम मिलेगा तो वो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, तो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। आज बेसिक जो है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट हमने इसीलिए डिस्कस किए कि ये डॉक्यूमेंट्स होना आपके पास ज़रूरी है। अगर किसी टेंडर में, किसी आरएफक्यू में या पेटी कैश में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उन चीज़ों को जहन में रखते हुए अप्लाई करें कि ये डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी लेट्स सपोज कोई प्रिंटिंग वाला है, वो कंस्ट्रक्शन वाले काम कर सकता है? जी, अगर मैं उसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि प्रिंटिंग में जनरल ऑर्डर सप्लायर भी काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वो अगर कोई इदारा समझता है कि मैंने प्रोफेशनल उससे कराना है तो वो उससे लिखेगा कि मुझे प्रिंटिंग का जिनके पास लाइसेंस है वो लोग अप्लाई करें। क्लियर हो गया? तो ये लाइसेंस कहाँ से बनेगा फिर? प्रिंटिंग का लाइसेंस जनाब ये आपको पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस से जो है इनसे मिलेगा आपको। इसका प्रेस का लाइसेंस होता है ये प्रिंटिंग का जी। और ज़रूरी नहीं कि वो मांगे, मैंने बताया ना कि ये मांग सकते हैं, ज़रूरी नहीं, यानी कि हो सकता है कि प्रिंटिंग के काम आए लेकिन उसमें उसने प्रिंटिंग लाइसेंस ना मांगा हो। आप ये ना कहना कि मैंने कहा था कि प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि प्रोक्योरिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि बहुत से ऐसे मैंने टेंडर देखे हैं जिसमें उन्होंने ये चीज़ें टेंडर में प्रिंटिंग लाइसेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस नहीं किया और उनकी रिक्वायरमेंट उन्होंने नहीं मांगी इसमें। सर एक और क्वेश्चन था। जी जी क्वेश्चन करें, आप ही के लिए बैठे हैं सर। देखिए लेट्स सपोज किसी कंपनी ने हमें एक जॉब ऑर्डर दे दी है, तो जी कितने टाइम तक उसकी पेनल्टी हमें पड़ेगी, उस टाइम बाद जाके हम ब्लैक लिस्ट होंगे? उस पे जनाब प्लेंटी की जब टेंडर डॉक्यूमेंट है उस पे लिखा होता है कि आप पे जो है इतने अरसे में कंप्लीशन करना है, या पे पर डे आपके ऊपर कितनी जो है प्लेंटी हो सकती है, अप टू 10% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 5% है या 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेंशन किया होता है टेंडर डॉक्यूमेंट में, हमेशा मेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद ब्लैक लिस्ट कब होता है? एक एक करके क्वेश्चन करें जी, पहले आप कर लें या आप कर लें? पर डे के हिसाब से होगा जी वो पर डे के हिसाब से भी होता है, अप टू इतने % ऑफ द टोटल वैल्यू। और पर जी डे में अब वीकेंड काउंट होते हैं वैसे? जी न वर्किंग डे काउंट होते हैं उसमें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन है सलाम जी। अच्छा सर, मैंने पहले भी सवाल किया था। एक क्वेश्चन ये है सर कि एक टेंडर लगा था इसमें जिला काउंसिल में, उनको चाहिए थे आईटी इक्विपमेंट, तो सिमिलरली सेम आईटी इक्विपमेंट चाहिए थे वासा को। जी तो जो जिला काउंसिल का जो जिन्होंने आईटी इक्विपमेंट प्रोक्योर किए थे, उन्होंने एज ए जनरल ऑर्डर हमें मतलब कि जितने भी थे पाकिस्तान पंजाब में, उन सबको कहा कि भी आप आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। जबकि जो ठीक है वासा में हुआ है टेंडर, उसमें उन्होंने कहा कि पीसी रजिस्टर्ड फर्म हो, हालांकि सेम सेम आइटम है, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि पीसी रजिस्टर्ड फर्म हो। जबकि जो उधर है जिला काउंसिल वाले, उन्होंने कहा कि आईटी इक्विपमेंट इसमें कोई भी जनरल सप्लाई ऑर्डर जो भी रजिस्टर्ड है वो आ जाए, लाजमी नहीं है इसके मैंने पास आप पीसी लाइसेंस हो।
मैंने आपसे कहा कि प्रिक्योरिंग एजेंसी की सवाबदीद पे कि वो टर्म कंडीशन क्या रखती है। मैं अभी आपके साथ नेक्स्ट वीक में एक टेंडर शेयर करूँगा। एक मैंने शायद कल भी बताया था कि एक कैंटीन का टेंडर है और मेरे क्लाइंट उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। वो उनका फूड का बिज़नेस है, वो फूड के नाम से रजिस्टर्ड, लेकिन प्रिक्योरिंग एजेंसी ने उसको अनफॉर्चुनेटली इंडिविजुअल या फिर उसको होल सेलर या रिटेलर के नाम से जो उन्होंने क्लिक कर दिया है। तो रिटेलर, होल सेलर, डीलर जो है, होल सेलर जो है उसमें या जनरल ऑर्डर सप्लायर पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन फूड कंपनी वाला उसको पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। तो ये ऐसे हो जाते हैं काम। सर अपने बताया था कि इसको चेंज कर सकते हैं टाइम से पहले। जी, आप अपनी जो है बिजनेस कैटेगरी में, बिजनेस कैटेगरी को नहीं बल्कि सब जो कैटेगरी है उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। हम चेंज करने का तरीका भी बताएंगे आपको। नहीं, आपने कहा था टेंडर सबमिट कराने से पहले भी हम चेंज करा सकते हैं, इवन के आधे घंटे पहले। जी, टेंडर कराने से भी हो सकता है। V2 में तो ऑप्शन है, आपने सबमिट भी करा दिया है, उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। V1 में ऑप्शन ही नहीं है। V2 में ये ऑप्शन है कि आपने सबमिट करा दिया है, 11 लास्ट सेकंड तक आप चेंजिंग कर सकते हैं। उसमें सबमिशन के बाद भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट आएगा। लेटर ऑफ इंटेंट जिनको अवार्ड होगा उनका लेटर ऑफ इंटेंट आएगा। जी बोलिए। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि वालेकुम सर्विसेज के मतलब जो है ना वो होता है, तो हमारी सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करते हैं मेंटेनेंस रिपेयरिंग के वाले से। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम जो है ना वो सप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। रेलेवेंट जितनी भी हमारी फील्ड है। ठीक है। एसी के रेलेवेंट। और तीसरे नंबर पे हम एसी को जो है ना वो सेल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों चीजों के लिए हमें अलग अलग कंपनी नहीं, एक के थ्रू कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं। नो डीलरशिप जो हमारे पास एसी हम सेल करेंगे उसकी डीलरशिप होना जरूरी है। अगर लिखा हुआ तो डीलरशिप की जरूरत है, अगर नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, हमारे पास डीलरशिप है, एक कंपनी है, वो है फर्ज कर लें डॉलर्स, तो हम वो उसकी डीलरशिप हमारे पास है। हम उसी कंपनी की एक और शाख है या उसका कोई और एक प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर्स की हमारे पास डीलरशिप है, लेकिन हम फर्ज कर लें उसने सबलेट किया हुआ, उसके साथ फाइल भी मिल गया, एक जम कर दिया उन्होंने। आप ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ले लेना उनसे। जी ठीक है। आपकी कंपनी उसके थ्रू कर दें, लेकिन ऑथराइजेशन के लिए हम इसकी चीज़ को ऑथराइज कर रहे हैं, इसको सेल कर सकते हैं। यू कैन डू इट। अगर वो हमें ऑथराइज कर देते हैं, या डीलरशिप और ऑथराइज एक ही चीज़ है या दोनों? डीलरशिप अलग चीज़ है, ऑथराइजेशन अलग चीज़ है। देखें, बात यह है कि मैं चीज़ ले रहा हूँ, मेरे पास जो नहीं है, मैं आप डीलर हैं, मैं आपसे ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, या कंपनी किसी फैक्ट्री किसी को ऑथराइज करती है कि ये प्रोडक्ट आपसे सेल कर सकते हैं। ऑथराइज कर सकते हैं किसी को? कंपनी जैसे फैक्ट्री है वो कहती है कि मैं इसको डीलरशिप भी दे रहा हूँ या फलां पार्टी को ऑथराइजेशन भी दे रहा हूँ। ठीक है ना। ऑथराइज में और डीलरशिप में क्या फर्क है? डीलर का मतलब ये है कि उनके जो कंपनी के जो लोग हैं, उनके ऑफिस वगैरह होंगे, वो चीज़ को यूज़ करेंगे, वो डीलर हैं, उनसे डायरेक्ट डील कर रहे हैं, फैक्ट्री से डील कर रहे हैं। ठीक है ना। और ऑथराइजेशन के वो इसको फलां बंदे को भी ऑथराइज कर रहा है कि आप इससे लेके आगे ऑथराइज का, मैं आपको ऑथराइज कर रहा हूँ कि आप लेके आगे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उनसे इजाजतनामा होगा। एक इजाजतनामा होता है और एक आप डायरेक्ट कंपनी को डील करते हैं। जी, ऐसा ही है। एक कंपनी सिर्फ इजाजत देती है कि आप हमारा ये काम करें। आपने इनकी प्रोडक्ट, आपने ये कंपनी, आपने अगर वॉल्स का रखा हुआ है, उसके आपने वॉल्स की जो आइसक्रीम है उसके अंदर आपने हीको नहीं डालना होगा। उनकी क्या चीज़ होगी, उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि वॉल्स का डीप फ्रीज है तो इसमें वॉल्स का ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है। आप वॉल्स के अलावा किसी भी और प्रोडक्ट का वो चेक करेंगे तो अपना वॉल्स। एक हमारे पास एक कंपनी है MIA, उसके पास एसी है डाइकन। MIA जो उसमें काम कर रही है, रेफ्रिजरेशन वगैरह में काम कर रही है। जी, मियाँ एयर कंडीशन, मियाँ सवाल बिल्कुल। MIA से जो है ना हम जो है ना वहाँ पे उनका एक क्लास है, डाइकन है और माइडिया। ठीक है। 3 एसी को वो डील करते हैं। ठीक है। उन्होंने मुझे डीलरशिप दी हुई है क्लास एक की। ठीक है। हम बाकी उनका माइडिया और डाइकन एक्शन जो है मैं उसको सेल कर सकता हूँ। आप उनसे लेटर ले लेते तो कर सकते हैं। उनसे डीलरशिप का लेना नहीं, आप उनसे कहा कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, ये मुझे अगर मैं इनसे प्रोडक्ट लेके दूंगा तो यानी कि अगर कंपनी ने मांगा है, रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर हाँ फिर आपको लेटर देना होगा। जी, अब आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे मोहम्मद जुनैद साहब। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि 2 टेंडर हैं 2 डिपार्टमेंट से, लेकिन सेम आइटम है दोनों के अंदर। जैसे IT के इक्विपमेंट लगा लें आप, या जैसे आप एसी वगैरह जो जस्ट न्यू उन्होंने सप्लाई करते हैं,
तो जी एक डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे पीसी के कोड की रिक्वायरमेंट है, जबकि एक डिपार्टमेंट कहता है मुझे पीसी के कोड नहीं चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिकल के कोड होते हैं। जी जी तो दोनों के आइटम सेम है, लेकिन एक डिपार्टमेंट जो है वो विदाउट कहता है कि अगर आपके पास पीसी के कोड नहीं है, कोई और भी कोड है लेकिन आपके पास लाइसेंस है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जबकि जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि नहीं, मुझे स्पेसिफिक कोड ही चाहिए। तो सर इसके सर, बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन। ये टेंडर डॉक्यूमेंट ये में है ना वो तमाम सप्लाई चीजें। सर मैं बता रहा हूँ कि टेंडर डॉक्यूमेंट में ये तमाम चीज़ें मेंशन होती है। टर्म एंड कंडीशन को पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से अगर एक पार्टी ने लिखे, वो दो टर्म कंडीशन डिफरेंट नहीं लिख सकते, वो एक वक्त में एक ही रिक्वायरमेंट लिखेंगे। नहीं नहीं सर, डिपार्टमेंट तो दो मुख्तलिफ है लेकिन उनको आइटम सेम चाहिए, कहने का मकसद ये है। लेकिन देखिए एक आइटम, डिपार्टमेंट कहता है कि जिस कंपनी के पास ये कोड होगा इलेक्ट्रिकल का, वो ही मुझे ये चीज सप्लाई करेगा। जबकि जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो कहता है कि आपके पास बस पीसी लाइसेंस होना चाहिए, कोड ना भी हो खैर। सर ये डिपेंड करता है प्रोक्योरिंग एजेंसी, यानी कि अगर सेम अगर प्रोडक्ट एक टेंडर में दो चीज़ें डिफरेंट नहीं हो सकती, ऐसे ही है ना। एक टेंडर में एक सर डिपार्टमेंट चेंज है, कहने का मकसद सर सर ये दो कह रहे हैं डिपार्टमेंट दो है। डिपार्टमेंट कह रहे हैं सर, ये दो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। जुनेद दो भाई जो बात डिपार्टमेंट कर कह रहे हैं रहे दो हैं, दो टेंडर मुख्तलिफ हैं, अलग अलग एक डिपार्टमेंट दोनों है। को आईटी इक्विपमेंट चाहिए, सर ठीक है, मैं बता रहा हूँ दोनों को यही आईटी कह रहा हूँ, इक्विपमेंट चाहिए। दोनों को इक्विपमेंट चाहिए, दोनों के टेंडर अलग अलग फ्लोट हुए हैं, ये एक ही टेंडर फ्लोट हुआ है। टेंडर एक अलग अलग फ्लोट हुआ है, फ्लोट दो है सर। टेंडर। जी सर दो टेंडर फ्लोट हुए अलग अलग, अलग अलग फ्लोट हुए, अलग ही फिर टर्म कंडीशन डिफरेंट होंगी अलग फिर अलग उनकी। टेंडर फ्लोट। जी जी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि अलग अलग टेंडर है तो उनकी फ्लोटिंग में। कहने में सर, जी जी, डिफरेंट टर्म सर कंडीशन हो लेकिन सकती दोनों है। कंपनी पीसी से रजिस्टर्ड है, नो हो प्रॉब्लम, नो सकती है सर इशू, वो बिल्कुल हो स्पेसिफाई, सकता है, बिल्कुल हो सकता है ये। ये हो सकता है। ठीक हो गया सर। जी लास्ट क्वेश्चन सर करें ये मोहम्मद जुनैद साहब, उसके बाद फिर हम क्लोज करते हैं। जी जी सर, मैंने क्वेश्चन करना था ये। सर ये जी, यहाँ पे है सिंगल एनवेलप और जो है डबल, सर इसका जरा थोड़ा सा बता दें ये क्या चीज़ है। सिंगल एनवेलप, सिंगल स्टेज, सिंगल एनवेलप, टू स्टेज। टेंडर की दो टाइप्स होती है। मैंने क्या बताया कि टेंडर की दो टाइप हैं, सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप, सिंगल स्टेज टू एनवेलप। सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप में आपने अपने प्रोफाइल, आपने वर्क एक्सपीरियंस, आपने अर्नर्स मनी, जिसमें रेट हैं, वो सारे सारे एक एनवेलप में डाल के डिपार्टमेंट को दे देना है। अपलोड भी करनी है वो एक ही करेंगे, मीन के उसमें रेट भी शामिल होंगे, आपका प्रोफाइल भी शामिल होगा, उसमें आपके वर्क एग्जीक्यूशन भी होगी, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होगा, ब्लैक लिस्टिंग सर्टिफिकेट भी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें एक इन्वेलप में बंद करके या अपलोड कर देंगे, तो ये सिंगल स्टेज इन्वेलप है। सिंगल स्टेज टू इन्वेलप से मुराद ये टेक्निकल अलग है, फाइनेंशियल अलग है। यानी कि आपने जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसकी तमाम रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है, उसमें आपने अपने प्रोफाइल भी, एक्सपीरियंस भी, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका ब्रोशर भी, या उससे रिलेटेड कोई आइटम है, स्पेसिफिकेशन है, उसको अलग इन्वेलप में देंगे, जिसमें रेट लिखेंगे उसको अलग इन्वेलप में लिखेंगे, उसका इन्वेलप अलग बनेगा, उसका इन्वेलप बनेगा, दो इन्वेलप बन गए, और उसमें एक बिड सिक्योरिटी होगी, उनको एक इन्वेलप में डाल देंगे। तो ये दो अलग अलग क्राइटेरिया होगी, टेक्निकल अलग होगी, फाइनेंशियल अलग होगी। इसी तरह अपलोडिंग करते हुए भी फाइनेंशियल को, जिसमें रेट होगी, फाइनेंशियल वाली साइट पे अपलोड करेंगे, जो टेक्निकल वाली है जिसमें रेट शामिल नहीं होंगे, बाकी तमाम रिक्वायरमेंट है वो तमाम की तमाम अपलोड होंगी। जी सर, ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी क्या चीज़ है सर। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है आपका वर्क परफॉर्म करते हैं उससे रिलेटेड आजकल ये कंपलसरी हो गई है कि अगर आपने जो वर्क एग्जीक्यूशन करना है उसका 2% या 10% जो भी है, 10% जो है वो अपनी, या 5% जो डिपेंड करता है प्रोक्योरिंग एजेंसी की, वो अपने पास एज ए सिक्योरिटी रखता है। ये वर्क एग्जीक्यूशन से पहले की बात। जी वो आपके वर्क अवार्ड होने के बाद की बात है, पहले की बात सर नहीं एक है। सवाल था मेरा, सर एक सवाल था, ये पेपरा ये जो है पीजी जो है कितने % मैक्सिमम करती है। क्या चीज़? पीजी परफॉर्मेंस गारंटी, पीजी वो 10% तक रख सकती है। मैक्सिमम है सर ये। जी जी, और अगर वो कहती है कि यार ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आपके रेट तो ठीक है, आपने टेंडर विन कर लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके रेट जो है ना बहुत लोएस्ट है, और जितने सर भी बिडर्स हैं उसने भी कहा कि देखें कम है, ये कम है, तो फिर क्या करेगी, क्या वो बढ़ा देगी पीजी। उसका 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 तरीक़ेकार ये है कि जैसे अगर आपको
इसको कहते हैं आपके रेट, शेड्यूल रेट्स कहते हैं, शेड्यूल रेट्स कहते हैं को। शेड्यूल रेट्स के मुताबिक जो दिए रेट दिए जाते हैं, अगर आप इसके इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर बिलो कर रहे हैं तो वो कहते हैं जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि जो उन्होंने एक बेंच मार्क फिक्स किया था, उस बेंच मार्क से अगर आपका लो कर रहे हैं तो उतनी अमाउंट एज ए सिक्योरिटी तौर पर रखवाएंगे, ताकि ये पता चले कि आप जो प्रोडक्ट जो है या वर्क एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो क्वालिटी बेस की कर रहे हैं। अच्छा, क्लियर हो गया? ये कानून है सर, ये कानून है सर जी जी जी। आप सॉफ्ट कॉपी दे देंगे जो आपने आज लेक्चर दिया है? जी जी, मैं शेयर करूँ, मैंने कल भी शेयर वाली चीज़ें शेयर की थी और आज वाली भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो हाँ होती है सर, तो ये ये सॉफ्ट कॉपी सर जो एक्सेल के अंदर है ना सर, वर्ड के अंदर वो मिल जाए तो अच्छा है। जी जी, मिल जाएगी इंशाल्लाह, वर्ड में मिल जाएगी। और बताइए। अच्छा सर, सर ये परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो है सर, ये पेटी कैश और आरएफक्यू दोनों में होती है सर? वो नहीं नहीं टेंडर में तो होती है? डिपेंड करता है, देखिए रिक्वायरमेंट अब तो पेटी कैश में इसमें नहीं है, लेकिन ये टेंडर अकाउंट में होती है। जी सर, आरएफक्यू में भी नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से अब टाइम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम टेंडर अकाउंट ओपनिंग के बारे में, बिड सर्च के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।